बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग मुल्तान। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और दुआ करते हैं आज का दिन आपका बहुत ही अच्छा गुजरे, हंसते हुए मुस्कुराते हुए खैर आफियत के साथ गुजरे। नाज़रीन, आप देख रहे हैं रोही एट 10 और मैं हूँ आपकी होस्ट आसमा नूरी। एक नई सुबह में आपको खुश आमदीद कहते हैं। जनाब, कैसा जा रहा है आपका दिन? यकीनन अच्छा ही जा रहा होगा। और इसके साथ साथ अगर हम बात करें प्रोग्राम की, आज मैं चाह रही थी कि थोड़ा सा इस हवाले से लाजमी प्रोग्राम में बात की जाए कि PSL के मैचेस हो रहे हैं, उससे एक मुल्तान के हवाले से तो एक अच्छी इंटरटेनमेंट भी है, लोगों की तफरीह के लिए भी, और जो क्रिकेट के शायकीन हैं उनके लिए भी बड़ा अच्छा है। लेकिन उसके साथ ही हम इस टाइम जो देख रहे हैं वो बहुत ज़्यादा लोगों को मुश्किलात पेश आ रही हैं। मैं आज सुबह ही एक पोस्ट देख रही थी कि इस हवाले से लोगों की आज सुबह एक बंदे की डेथ हो गई। सिर्फ क्या कार्डियोलॉजी टाइम पर ना पहुंचने से एक बंदा जान की बाजी हार गया। इस हवाले से PSL मैचेस को क्या फायदा होगा अगर किसी की जान चली जाएगी, किसी को नुकसान पहुंचेगा, कोई इससे खुश तो नहीं होगा। फिर बार बार इंतजामिया से एक ही रिक्वेस्ट है इस प्लेटफॉर्म के जरिए भी कि प्लीज लोगों के लिए बहुत आसानियां करें। इस तरह मत करें कि जो इमरजेंसीज हैं आप उनको भी रोक कर रखें और उनको बर वक्त हॉस्पिटल ना पहुंचने से किसी के घर के एक आसरा, एक उम्मीद जो है वो इस दुनिया से चला जाए तो किसी को खुशी नहीं होगी इस चीज से। आप लोग लोगों के लिए तफरीक के मौके दे रहे हैं, बट आप किसी की जानों के साथ जो है वो मत खेलें, ये आप सबसे रिक्वेस्ट भी है। और इसके साथ साथ एक बात करूंगी कि हम लोग जो है बहुत ज्यादा आज के दौर में एक देखें बहुत ज्यादा सेल्फिश होते जा रहे हैं। इंसानियत जो है वो कहीं ना कहीं खत्म हो रही है। इस चीज को देखने पे और इस पे गौर करने की जरूरत है कि हम लोगों के यहाँ ये चीजें क्यों पैदा हो रही हैं। हमारा जो माहौल है इर्द गिर्द का वो बहुत ज्यादा खराब हो रहा है। इस पे सोचने की और गौर फिक्र करने की जरूरत है। और इसी के साथ आज सुबह जो है ये भी है कि हमारी जो मुल्की सूरत हाल पे थोड़ी सी बात कर ले तो वो बहुत ज्यादा इस टाइम जो है कशीदा है। हम लोग इस टाइम देखें कि लोगों के लिए फिर से जो है वो एक दफ़ा महंगाई के हवाले से बात करूंगी कि बहुत ज़्यादा इस पर जो है अब लेकर कि जैसा IMF का मुआहदे के तहत जो है इसमें अब मज़ीद इजाफा जो है वो कर दिया जाएगा। मेंटली तौर पे हर आए दिन जो है वो लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। बस दुआ करने की ज़रूरत है कि अल्लाह ताला हम सब लोगों के लिए आसानियाँ करे। और इसी के साथ अपने प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद है, मैं हमेशा बात करती हूँ जो ख़वातीन है ना वो किसी भी फील्ड में हो, वो जिस तरह मेहनत करती हैं, जिस तरह एफर्ट्स करती हैं और जिस तरह हम कहते हैं टैलेंट की कोई कमी नहीं है, तो ख़वातीन मर्द के शाना बशाना काम कर रही होती है। आज ऐसी ही खूबसूरत गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। मरियम जबीला हमारे साथ मौजूद है जो कि असिस्टेंट कलेक्टर कस्टम्स मुल्तान से हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम करते हैं अपने शो में आपको। थैंक यू सो मच। अच्छा जी, और इसके साथ ही जो आज मैंने बड़ा खूबसूरत सा ड्रेस पहना हुआ है ये है जी रीत रंग एलवाइस का। आप उनके पेज पर जा सकते हैं, फेसबुक पे उनके नाम से रीत रंग के नाम से है, इंस्टाग्राम पे भी उनको फॉलो कर सकते हैं, देख सकते हैं कि कितने अच्छे अच्छे ड्रेसेस उनके आए हुए हैं। अच्छा जी, और इसके साथ ही जानते हैं कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? और सबसे पहले तो आपकी फील्ड से रिलेटेड जानना चाहूंगी कि किस तरह इंटरेस्ट हुआ, आपकी जर्नी कैसी रही? बस पेरेंट्स को भी शौक था कुछ, तो उन्होंने कहा कि एक दफ़ा आप ट्राई करो। पढ़ाई में शुरू से अच्छी थी तो CSS का एग्ज़ाम दिया और फिर पास हो गई। CSS में 12 ग्रुप्स होते हैं, उसमें आप अपनी प्रेफरेंस देते हैं जब आप एग्ज़ाम दे रहे होते हैं, लेकिन फाइनल जो आपका ग्रुप डिसाइड होता है वो आपके मेरिट पे डिसाइड होता है। तो बस आई गॉट माई सेकंड प्रेफरेंस पे मैंने कस्टम्स रखी। सही। तो ये एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? बहुत अच्छा रहा, फील्ड बहुत अच्छी है। एक बड़ा हसीन इम्तिजाज है डेस्क जॉब का और फील्ड जॉब का, जो कस्टम्स का ग्रुप है कि आप टेबल पे बैठ के आपका इंटेलिजेंट वर्क है, आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट हैंडल करें और साथ साथ फील्ड में काम करें जहां आपकी एंटी स्मगलिंग है। तो अच्छा एक्सपोजर मिलता है, अच्छे सीनियर्स अच्छे हैं, तो बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। अच्छा, आप जिस तरह ड्यूटी दे रही हैं, आपकी क्या ड्यूटी है, आप किस तरह चेक एंड बैलेंस करती हैं, थोड़ा इस हवाले से भी बताएं। मेरे पास इस टाइम एंटी स्मगलिंग साहिवाल है। ओवरऑल जो हमारी यहाँ कस्टम्स की 2 ऑफिसेज हैं, एक इंटेलिजेंस का ऑफिस है और एक कस्टम्स इन्फोर्समेंट का ऑफिस है। मैं कस्टम्स इन्फोर्समेंट से हूँ। हमारे कलेक्टर साहब हैं मोहम्मद ताहिर साहब और वो हमें हेड करते हैं। उसके नीचे हमारी डिवीजन्स हैं, जैसे बहावलपुर है, सादकाबाद है, DG खान है और साहिवाल है, मुल्तान है। तो इसके डिफरेंट असिस्टेंट कलेक्टर्स होते हैं, उनके नीचे एक पूरी टीम होती है, सुप्रीडेंट होता है, इंस्पेक्टर होता है, सिपॉइज होते हैं, स्क्वाड्स बनाए होते हैं हमने, और हम फील्ड में ये चेक करते हैं कि कोई भी स्मगल शुदा जो सामान है उसकी तरसील को कैसे रोका जा सकता है। सही।
तो हम तो उसको वो नहीं करते हैं कराते हैं, basically। ठीक है। अच्छा, इसके साथ साथ एक तो हम ये समझते हैं ना, कस्टम का नाम लिया जाता है, जिस तरह आप बता रही हैं एंटी स्मगलिंग के हवाले से, तो इसका क्या बुनियादी जो किरदार है वो क्या है? जैसे मैंने बताया कि इसके दो काम हैं बेसिकली। हम्म। एक, जब भी मुल्क के अंदर या बाहर कोई भी चीज़ आएगी जिसको हम इंपोर्ट कहते हैं या एक्सपोर्ट कहते हैं, ठीक है। तो उस पर गवर्नमेंट के कुछ टैक्सेस होते हैं, गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसीज़ होती हैं कि ये चीज़ें आप नहीं ला सकते। जैसे आप पाकिस्तान इस्लामी मुल्क है तो आप लिकर नहीं ला सकते, अल्कोहल शराब ये चीज़ें नहीं ला सकते, ड्रग्स नहीं ला सकते, ना ये चीज़ें आप बाहर ले जा सकते हैं, इस तरह की पॉलिसीज़ हैं। तो इन सारी चीज़ों को चेक करना कि ऐसी कोई चीज़ आ या जा तो नहीं रही मुल्क से, और दूसरा जो चीज़ आ रही है उस पर जो गवर्नमेंट के ड्यूटी टैक्सेस हैं वो आप इंश्योर करना कि वो आप कलेक्ट उसी टाइम पे कर लें ताकि आपके ख़जाने को कोई नुकसान ना हो। तो एक ये काम है। दूसरा ये काम है कि जो आप से चीज़ रह जाती है, क्योंकि बॉर्डर हमारा ईरान के साथ, अफगानिस्तान के साथ बहुत बड़ा लंबा बॉर्डर है, तो हर जगह आप चेक पोस्ट नहीं लगा सकते, कहीं ना कहीं से कोई ना कोई चीज़ स्मगल होके आ रही होती है, तो उसको जिस स्टेज पे भी आप पकड़ सकें वो आप उसको पकड़ते हैं। बॉर्डर एरिया से लेके फिर कराची है, फिर मुल्तान है, आगे लाहौर है, फैसलाबाद है, तो हर जगह एक कस्टम स्टेशन होता है और वो जहाँ जहाँ उनको मौका मिलता है वो उस तरसील को रोकने की कोशिश करते हैं। ठीक है। तो जब आप इस तरह की जो स्मगलिंग हो रही होती है, जब इसको रोका जाता है तो उसके ऊपर फिर क्या जुर्माना वगैरह किया जाता है, क्या सजा दी जाती है? नहीं, जब ये चीज़ एस्टैब्लिश हो जाती है कि ये चीज़ स्मगल होकर आई है, तो फिर उसके बाद ये डिसाइड किया जाता है कि अगर माइनर चीज़ है तो उस पर हम उसको अलाउ करते हैं कि आप ड्यूटी टैक्सेस जितने इसके बनते हैं वो आप दे दें और आप अपना सामान ले जाएं, क्योंकि वो तजारत से ही ताल्लुक़ रख रहे होते हैं मोस्टली लोग। दूसरी ये बात है कि अगर वैल्यू बहुत ज़्यादा है और हमें लगता है कि इसने मुल्क को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है इसकी स्मगलिंग ने, तो फिर हम वो सामान सारा जब्त कर लेते हैं और उसके बाद हम उसकी नीलामी करते हैं, जिसको हम ओपन ऑक्शन कहते हैं। उसमें कोई भी बंदा जो 18 साल से ज़्यादा की उम्र का है, उसका ID कार्ड है, वो आ सकता है, वो सामान खरीद सकता है अपने लिए। ठीक है। वो फिर डेट वगैरह अनाउंस की जाती है? हाँ जी, ऑक्शन का एक प्रॉपर तरीका होता है। हर कस्टम्स के स्टेशन पर ऑक्शन होती है, हर ऑफिस में, और ऑक्शन होने से 1 हफ्ता या 10 दिन पहले उसकी सारी लिस्ट FBR की वेबसाइट पे लग जाती है। ठीक है। तो आप FBR की वेबसाइट पे ऑक्शन सर्च करेंगे तो आपको पूरे पाकिस्तान में जहाँ जहाँ ऑक्शन हो रही है उसकी डेट्स और उसकी लिस्ट अवेलेबल है वहाँ पर। सही। ठीक है, आपसे मज़ीद भी जानते हैं, और हमारे साथ जो है अभी एक और गेस्ट है, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है, जो हमेशा देर कर देते हैं आने में हमारे शो में। हमारे रोही के रिपोर्टर हैं जी, सैयद ज़ुहैब बुखारी। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप ज़ुहैब? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। वेलकम करते हैं अपने शो में। थैंक यू वेरी मच। इतनी देर क्यों करते हैं आप, हैं ये बताएं ज़रा। इकबाल देर से आता है। क्यों देर से आता है ये बताएं। बस रास्ते में जो ट्रैफिक है वो नाउ डेज काफ़ी, क्योंकि रूट्स वगैरह लगे हुए हैं, तो ट्रैफिक की जो डाइवर्शंस हैं वो काफ़ी डिस्टर्ब हैं। तो स्कूल टाइम भी होता है और ऑफिस टाइम भी होता है, तो उस वक्त टाइम पे पहुंचना एक कठिन मरला होता है। टाइम पे नहीं पहुंचता, इसके लिए हर वक्त जो है वो बहाने तैयार होते हैं इसके पास। हाँ, अच्छा, PSL के हवाले से आपसे ज़ुहैब बात करेंगे, क्या इस टाइम सूरत हाल है, क्या चल रहा है? देखिए, पाकिस्तान सुपर लीग पाकिस्तान की सबसे बड़ी डोमेस्टिक लीग है, और ये सबसे ज़्यादा शायकीन क्रिकेट के लिए खुशी की बात यह है कि पहली बार मुल्तान ने इफ्तिताही तकरीब की, ओपनिंग सेरेमनी की जो है वो मेज़बानी की, और मेज़बानी जो है वो पहले 7 PSL से बड़ी अलग थी, यानी कि डिफरेंट था। इस बार जो स्टेज जो बनाया गया था, उसके बाद जो परफॉर्मेंसेस हुई हैं, और साहिर अली बग्गा की परफॉर्मेंस थी, आसिम अजहर, आयमा बेग और दीगर जो थे उनकी परफॉर्मेंसेस। अच्छा, ये था कि शायकीन तो बहुत ज़्यादा तादाद में आए थे और ज़्यादातर ओपनिंग सेरेमनी के लिए आए थे, और ओपनिंग सेरेमनी जिस तरह ख़त्म हुई उसके बाद शायकीन जो है वो वापस रवाना शुरू हो गए थे। लेकिन ये नहीं कि मैच की क्या सूरत हाल थी वहाँ पर? स्टेडियम जो है वो, पहला मैच हुआ था मुल्तान सुल्तान और लाहौर कलंदर के दरमियान, लेकिन मैच बड़ा डिफ़िकल्ट था, बड़ा टफ हो गया था, और बदकिस्मती से मुल्तान सिर्फ 1 रन से मैच हार गया था। और जो क्राउड था वो बड़ा सपोर्टिव था मुल्तान के लिए, ये नहीं था कि सिर्फ मुल्तान की टीम को सपोर्ट करने, लाहौर को भी लोग सपोर्ट कर रहे थे। तो वहाँ पे जैसे नारेबाजी थी, सिचुएशन बड़ी डिफरेंट थी ग्राउंड के अंदर। जैसे कुछ छक्का या चौका लगता था तो उसके बाद जैसे शोर सा उठता था, और क्राउड इतना चार्ज था कि पूरा जो स्टेडियम है वो खचाखच शायकीन से भरा हुआ था। फॉरनर्स काफ़ी तादाद में आए हुए थे, और पाकिस्तानी जिस तरह उनको प्रोटोकॉल दे रहे थे, इट्स मीन कि एक अच्छा इन्वायरमेंट स्टेडियम के अंदर भी देखने में आया,
और स्टेडियम के बाहर भी देखने में आया। बाकी जिनके पास टिकट्स नहीं थी वो भी वहाँ पर बाहर उन्होंने बाहर इंजॉय किया, जिनके पास टिकट्स थी वो स्टेडियम के अंदर इंजॉय कर रहे थे उस मैच को। बहरहाल मुल्तान अपना पहला मैच हार गया था, आज मुल्तान दूसरा मैच खेलने जा रहा है। देखते हैं आज क्या सूरत हाल बनती है। और उसके साथ साथ हम ये भी बात करेंगे जिस समय मैंने सिक्योरिटी के हवाले से अभी मैंने सुबह भी यही बात की कि आज सुबह जो है वो एक बंदा अपनी जान की बाजी हार गया, उसे कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल वक्त पर ना पहुंचने से। मतलब इस तरह की मुश्किलात लोगों को फेस करनी पड़ेगी। जो इमरजेंसीज हैं वो भी उनको भी नहीं जाने दिया जा रहा। देखिए वेन्यू जहाँ पर टीम्स का ठहराव है इस निजी होटल में, और उसमें 3 जगहों पे साथ विलमोरिस में भी है, फ्लैटीज में भी, मुख्तलिफ उसमें पोजीशंस में टीम्स ठहरी हुई हैं। तो डिफ़िकल्टीज़ तो हैं, काफ़ी सारी डिफ़िकल्टीज़ भी हैं, लेकिन ये मामला ऐसा है कि इसको डिनाई भी नहीं किया जा सकता। अब कार्डियोलॉजी भी इसी रोड पे है, अगर किसी ने निश्तर जाना है तो उसके लिए भी एक आसान रास्ता इसी रोड पे, और भी मेन बिल्डिंग्स हैं और एक अहम शाहरा है ये रोड ना, और एफबीआर को भी ये रोड टच करता है, साथ कस्टम्स है ये रोड टच करता है, उसके साथ और भी बिल्डिंग्स हैं। इदारे हमारे इसी रोड से कनेक्टेड है ना। चैम्बर्स का कमरस का भी यही कनेक्टेड है। इट्स मीन कि ये हाई एक अच्छी प्रोफाइल जगह है, लेकिन उसका मतलब ये है कि अब इंतज़ामिया या किसी और होटल का अरेंज करे, जैसे पीसी होटल बन रहा है, लेकिन अब इंतज़ामिया क्या करे या पीसीबी इस मामला में क्या करे, लेकिन शहरियों को डिफ़िकल्टीज़ का सामना तो है। लेकिन जब इंतजामिया से हवाले से बात की जाती है तो वो कहते हैं कि हमने इवेंट को जो है वो कामयाब बनाना है। इवेंट को कामयाब तो बनाने में आप लोगों के साथ कैसे खेल सकते हैं? तो ये चीज़ें इंतजामिया को बड़ी सोचने की ज़रूरत है कि इमरजेंसीज जो हैं उनको एटलीस्ट आप उनको रास्ता दें। मैं अब बात करती हूँ, हम बाहर के मुल्क की बात करते हैं तो वहाँ पर लोगों की चाहे जितना हजूम हो, चाहे उनके जितने मर्जी इवेंट्स हों, जब भी कोई इस तरह की सूरत हाल बनी है, जब भी कोई इस तरह कोई इमरजेंसी हुई है तो हमेशा लोगों ने उसमें कोऑपरेट किया है, मतलब उनको आसानी दी है, क्योंकि उसमें आप लोगों के लिए एक ये है कि कोई बंदा भी उसमें मौजूद है, उसको हॉस्पिटल पहुंचना है, तो क्या वेट करता रहेगा इस चीज़ का कि इवेंट कामयाब हो, फिर उसके बाद देखा जाएगा। एक पिक्चर जो डेड बॉडी थी वो कार्डियोलॉजी नहीं जा सकी, वो कल से वायरल है सोशल मीडिया पर, और बड़ा अफसोसनाक खबर है कि, और इसमें यही कहा जाता है कि रूट लगने की वजह से जो है वो वहाँ पर नहीं पहुँच सका। और ये आई थिंक ये दिल्ली के मामलात हैं, एक मामला नहीं है, ये दिल्ली के मामलात हैं। हम खुद देखते हैं कि रूट लगता है तो 1-1 घंटा पहले रूट लग जाता है, और एम्बुलेंसेस फंसी होती हैं और ज़ीरो रूट कर दिया जाता है, यानी कि आप वहाँ से पैदल भी नहीं गुजर सकते, रूट को ज़ीरो कर दिया जाता है कि कोई भी मूवमेंट नहीं हो सकती। इवन कि अगर कोई पैदल भी जा रहा है तो वो ज़ीरो है, इतनी स्ट्रिक्टनेस की हुई है। और यहाँ पर रूट्स पर जो सिक्योरिटी लगाई हुई थी वो बाहर के डिवीजन्स के लोग आए हुए हैं, यानी कि मुल्तान का यहाँ पर इन रूट्स पे नहीं तो जानते नहीं, सानू पता ही कोई नहीं यार कि जाना, बस तो खड़ोता रहे थे। ये बड़ी गलत बात है, और ये हमारे रवैये जो हैं इनको बड़ा दुरुस्त करने की ज़रूरत है। हम हमेशा बात करते हैं, हमें इस चीज़ से मसला नहीं है कि सिक्योरिटी ना दी जाए, सिक्योरिटी बिल्कुल दी जाए, जो हालात हैं इस टाइम, जिस तरह हम अपने मुल्क की सूरत हाल पर बात करें, बट उसके साथ साथ हमें ये भी तो देखना है कि हमने लोगों के साथ किस तरह पेश आना है, किस तरह का रवैया रखना है, ये चीज़ बड़ी मैटर करती है। अच्छा, आप भी क्रिकेट की वैसे आपको शौक है, देखती हैं मैच? मेरे 2 भाई हैं, बहन कोई नहीं है, तो जाहिर है शुरू से उनके साथ मैचेस देखती हैं। खुद कभी हुआ इत्तेफाक के खुद भी खेलने? नहीं, इतना खास नहीं। अच्छा, जॉब से रिलेटेड भी आपसे बात करेंगे। जाहिर सी बात है बड़ा मुश्किल तो हो जाता होगा जॉब को भी मैनेज करना, घर को भी मैनेज करना, किस तरह मैनेज करती हैं? माशाल्लाह, आई हैव ट्विन बेबीज, एक बॉय एक गर्ल, अभी दे आर 5 months ओल्ड, तो जाहिर है मुश्किल तो होता है। हाँ। लेकिन अभी मेरी मदर हैं साथ, बाकी हेल्प है, हाउस हेल्प है, मेरे हस्बैंड बहुत सपोर्टिव हैं, तो मिलजुल के कर अच्छा, क्योंकि जाहिर सी बात है जो वर्किंग वूमेन होती है उसके लिए बड़ा थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि उसे अपनी जॉब को भी मेंटेन रखना है, घर को भी देखना है, बाहर फैमिली, मतलब हर चीज़ को बड़े तरीके से मैनेज कर रही होती है। और फिर स्पेशली अगर आपके घर वाले सपोर्टिव हो तो फिर थोड़ा मसला आसान हो जाता है, फिर इजीली जो है वो इसको जो है वो हैंडल कर सकती है। अच्छा, घर में वैसे आप कुकिंग वगैरह भी करती हैं? बस बिल्कुल बिल्कुल किसी हवाले से आप कहती हैं कि अच्छा कुकिंग नहीं, बस खाने पीने की शौकीन है? और नहीं, वो भी कोई खास, वो भी नहीं। हाँ, मतलब खुद अपने आप को ना जो है आपने फिटनेस करा दी हुई है, ये कम खाना। हाँ। अच्छा, इसके साथ साथ नीलामी के हवाले से भी जानेंगे। नीलामी का तो तरीका आपने थोड़ा सा उस हवाले से ऑप्शन का बताया है, जिस तरह गाड़ियां हैं, गाड़ियों के हवाले से भी काफ़ी लोगों को ये बड़ी इंतज़ार भी रहता है कि कब होगा, गाड़ियों के हवाले से थोड़ा सा बताइएगा ऑप्शन का।
ऑक्शन महीने में जैसे मुल्तान की हम बात करें तो 2 या 3 दफ़ा लाजमी होती है। ठीक है। तो अगर कोई भी सामान एक दफ़ा में नहीं बिकता तो अगली दफ़ा दोबारा आएगा, और बहुत दफ़ा ऐसे होता है कि अगली दफ़ा वो कम कीमत पे आता है। तो बहुत सारे लोगों को इससे बहुत फ़ायदा भी होता है, वो अपने लिए भी ख़रीदते हैं और फिर बाहर ओपन मार्केट में सेल करने के लिए भी ख़रीदते हैं। तो उससे दोनों को फ़ायदा हो जाता है, गवर्नमेंट को उसके टैक्सेस मिल जाते हैं और लोगों को चीज़ कम कीमत पर मिल जाती है। सही। तो हर दफ़ा जब लिस्ट आती है उसमें गाड़ियाँ शामिल होती हैं, उसमें बाकी चीज़ें जो गुड्स हैं, कपड़ा है, हाँ। इम्पोर्टेड कपड़ा होता है मोस्टली, जेंट सूटिंग का होता है, वेलवेट होते हैं जो जिससे रजाइयाँ बनती हैं, इस तरह का होता है, कर्टन्स होते हैं, और बाकी खाने पीने की अशिया होती हैं, इम्पोर्टेड चॉकलेट्स होती हैं, बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें होती हैं। तो आप सब लिस्ट देख सकते हैं एफबीआर की वेबसाइट पे, और जिस भी चीज़ में आपको इंटरेस्ट हो आप आ सकते हैं, अपनी बोली देते हैं वहाँ पर, और जिसकी सबसे ज़्यादा बोली होती है उसको सामान मिलता है। सही, ठीक हो गया। अच्छा, इसके साथ साथ अगर आप बैरून मुल्क जा रहे हैं आप, तो उसके लिए क्या तरीक़ेकार है, कितनी आपके पास रकम होनी चाहिए और क्या? मुल्तान में माशाल्लाह एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जो अच्छा बड़ा एयरपोर्ट है, और वहाँ मेरी बैचमेट हैं, असिस्टेंट कलेक्टर हैं मैडम हिरा, वो इस टाइम हेड कर रही हैं वहाँ पे। तो आजकल करेंसी का लोगों को नहीं पता कि क्या लिमिट है। एक नया एसआरओ आया है जिसमें 18 साल से अगर कम उम्र है, कोई बच्चा है या 18 साल से एज उसकी कम है, तो वो एक ट्रिप में $2500 और पूरे साल के लिए लिमिट है $15,000। मतलब अगर आप रिपीटेड आ रहे हैं और जा रहे हैं, तो एक बेबी की जो 18 साल तक है उसकी लिमिट है एक ट्रिप में $2500 और पूरे साल में $15,000। और अगर इसी तरह एक अडल्ट है तो उसकी एक ट्रिप में $5,000 और पूरे साल के लिए $30,000 आप ले जा सकते हैं। अगर इससे ज़्यादा है तो हमारा एंट्री पर ही एक कस्टम डिक्लेरेशन काउंटर बना होता है, वो आपको बता देते हैं कि ये लिमिट से ज़्यादा है, तो आप उसी टाइम बाहर अपने घर वालों को दे सकते हैं कि ये मैं अलाउड नहीं है इससे ज़्यादा ले जाना। ठीक हो गया। तो वो आप वापस कर सकते हैं। सिर्फ ये कि आप डिक्लेयर कर दें। अगर आप उस टाइम पे डिक्लेयर नहीं करते और आगे जाके कहीं चेकिंग में या किसी चीज़ में वो पकड़े जाता है तो फिर वो जब्त हो जाता है, फिर उसके बाद वो आपको वापस नहीं मतलब वो वापस नहीं मिल सकता। हाँ, तो इसलिए कोई अच्छा चांसेस नहीं है। पहले ही आप सच बता दें डिक्लेरेशन काउंटर पर। हाँ। अच्छा, क्योंकि जाहिर सी बात है लोग इस हवाले से कहीं ना कहीं कुछ इस तरह माइंड अपना सेट करके जाते हैं कि अच्छा चलें कहीं छुपा लेंगे, कुछ कह लेंगे, इस हवाले से ये चीजें जो तो है वो स्कैनर्स होते हैं, बैग अलग स्कैन होता है और आपकी बॉडी अलग स्कैन होती है। ठीक है। तो आपका छुपाने के चांसेस कम होते हैं, तो वो आगे जाके पता चल ही जाता है। तो इसलिए बेहतर है कि जब वो आपको एक मौका दे रहे हैं कि आप डिक्लेयर करें, वहाँ एक फॉर्म छोटा सा देते हैं, वो आप फिल करते हैं और नीचे आप साइन कर देंगे मेरे पास इतने पैसे हैं, तो वो हम डिक्लेरेशन उसको काउंट करते हैं। ठीक हो गया। अच्छा जी, इनसे मजीद भी जानेंगे नाज़रीन, लेकिन चलते हैं पहले अपनी सेगमेंट की तरफ, टुडेज वेदर। अली रियाज हमारे साथ मौजूद हैं। अली से जानते हैं आज दिन भर मौसम कैसा रहेगा, क्या सूरत हाल है? बिल्कुल, शहर औलिया के मौसम के हवाले से आज अगर बात की जाए तो मुल्तान का मौसम आगाज़ सुबह से ही खासा खुशगवार है, क्योंकि आसमान पर सूरज नमूदार है और सूरज जो है आज सारा दिन ऐसे ही रहेगा। जैसा कि मुल्तान सुगुदरमा में खुशगवार तब्दीली ये रूनुमा हुई कि दोपहर के वक्त जो मौसम की सूरत है खासी बदल जाती है, क्योंकि सूरज के निकलने की वजह से, धूप की वजह से दर्जात में भी खासा इजाफा हो जाता है। तो जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ अजला की तरह शहर मुल्तान में भी फरवरी के जो 15 रोज़ गुजर चुके हैं उससे मौसम जो है खासा खुशगवार होता चला जा रहा है। जैसे कि आज की अगर बात की जाए तो अगर सुबह से ही मतलब बिल्कुल साफ़ है, मतलब बिल्कुल साफ़ होने की वजह से हद निगाह भी खासी बेहतर है। और इस वक्त अगर सुबह के वक्त बात की जाए, सुबह को हद निगाह जो थी 2 किलोमीटर से ज़ायद थी, और इस वक्त जो हद निगाह है मुल्तान से विदनमा में वो 3 किलोमीटर से ज़ायद है, जो खासी बेहतर है, जिसके पेश नज़र जो मौसमी शिद्दत के जो असरात है वो भी कम होते चले जा रहे हैं। अगर बात करें आज दर्जात के हवाले से तो आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जात जो है वो 25 से 26 डिग्री सेंटीग्रेड के माबैन रहने का इम्कान है, जबकि कम से कम दर्जात जो है आज 10 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया था। नमी का तनासुब है वो 80% रिकॉर्ड किया था। मुल्तान के दिन में अगर बात करें आने वाले दिनों के हवाले से तो आज और आने वाले एक हफ्ते के दौरान बारिशें बरसेगी। फरवरी का जो महीना उसी तरह गुजरेगा, लेकिन एक अहम जो पेशरफ्त है वो होने जा रही है, वो ये है कि हर गुजरते दिन के साथ साथ दर्जा जो है बतदरीज इजाफा होता चला जाएगा। जैसे कि आज भी 25 से 26 है, तो फरवरी के अख्ताम तक कहा यह जा रहा है कि दर्जा जो है 28 और 29 डिग्री तक पहुँचेगा और बारिश नहीं बरसेगी। बारिश के अलावा अगर बात करें सबसे अहम पेशरफ्त ये भी होगी कि आने वाले दिनों में मौसम खुशगवार होने के इम्कान है, क्योंकि फरवरी के बाद से ही बाहर के मौसम का आगाज़ हो जाएगा और बाहर के मौसम का जो सुहाना मौसम होगा वो मुल्तान में भी उसके असरात देखने को मिलेंगे। दर्जा जहाँ पर बेहतर रहेगा उसी के साथ साथ जो ठंडी हवाएं वो भी आने वाले दिनों में चलती रहेंगी। जी
बहुत शुक्रिया अली रियाज आपका। अच्छा जी, और इसके साथ ही ज़ुहैब आपसे जानेंगे, इस टाइम पंजाब और विफाक के लिए ज़मीनी इंतखाबात का जो मामला है वो क्या है? देखें, जैसे हुकूमत गई सूबों में जब डिज़ोल्व की गई, असम्बलियाँ तहलील की गई उसमें पंजाब असम्बली में, उसके बाद मामला निगरान सेटअप आया, मोहसिन नकवी साहब टेक केयर सीएम के तौर पर सामने आए। अब इनका बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि इन्होंने 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाने हैं पंजाब में ज़मीनी। लेकिन अब मामला कुछ अटका हुआ है और बकौल पीटीआई कि हुकूमत जो है वो इलेक्शन नहीं करवाना चाह रही और भागम दौड़ी का काम लेना चाह रही है और इलेक्शन करवाना इस वक्त एक ज़रूरी हो चुका है, बल्कि मैं ये समझता हूँ कि नागुज़ीर हो चुके जिस तरह के मामला। बट अभी गवर्नर के हवाले से भी आ रहा है ना कि उन्होंने भी मीटिंग हुई और बगैर कोई उन्होंने तारीख, रास्ता कोई नहीं है इनके पास, इलेक्शन के अलावा कोई रास्ता ही नहीं, सेकंड वे ही नहीं है। बट अदालत की तरफ से तो नोटिस दे दिया गया है कि 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शंस करवाए जाएं। बट हम अभी जो आज की न्यूज़ हमारे उसमें आ रही हैं वो यही आ रही है कि इन कोई भी तारीख देने के हवाले से जो है वो ताखीर की जा रही है और उसके ऊपर अदालत जो है वो नोटिस भी ले चुकी है कि क्यों नहीं कराया जा रहा है, क्योंकि डेट जो है वो लाजमी बतानी चाहिए कि कब इलेक्शंस कराए जाएंगे। एग्जैक्टली ऐसा पीटीआई की जानिब से एक पिटीशन फाइल किया गया कोर्ट में कि ये इलेक्शन ताखीरी हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं, जिसमें नून लीग भी शामिल है, जिसमें इलेक्शन कमीशन खुद शामिल है। तो बड़ा स्ट्रिक्ट नोटिस लिया गया और उसके बाद लाहौर हाई कोर्ट ने बड़े स्ट्रिक्टली उस पर एक्शन लिया और ये कहा कि आप 90 रोज़ के अंदर अंदर बतौर केयर टेकर सीएम के तौर पर आप ये इलेक्शन करवाएंगे, बसूरत दिगर जो है वो कानून आपके खिलाफ कार्रवाई भी करेगा। ये भी जराए से ये भी कहते हैं अगर ये इलेक्शन नहीं करो तो आर्टिकल 6 भी जो है वो एक है वो लग सकते हैं। लेकिन केयर टेकर का मेन सब्जेक्ट ये है कि उसने करवाना ही इलेक्शन है। बिल्कुल। अच्छा, इस पर मजीद बात करते हैं, कॉलर हैं जी हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, मैडम माजिद बात कर रहा हूँ। जी जी, सैयद बुखारी से बात करनी थी। जी बात करें आप। जी ज़ुहैब साहब, आपका प्रोग्राम और आपकी जो न्यूज़ होती है वो हम अक्सर सुनते रहते हैं और मेरा ये सवाल था कि आगे जो ज़िमनी इलेक्शन आ रहा है, पीपल्स पार्टी ने उस पर बाइकआउट करने का जो वो ऐलान किया है, तो क्या आप समझते हैं, आपकी पीपल्स पार्टी को कवर करते रहते हैं, तो क्या आप समझते हैं कि इलेक्शन ना लड़ने से जो पीपल्स पार्टी का जो वोटर है उसमें थोड़ी सी मायूसी होगी, और क्या समझते हैं सवाल है। दूसरा मेरा एक और सवाल था, ये जो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन क्या कर रही है, जगह जगह तजावजात की भरमार है, मिस्टर रोड है और जो अहम चाहे हैं मरीज गुजर नहीं सकते, तो इस हवाले से म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन क्या कर रही है, सिर्फ गाँव की हद तक महदूद है, कुछ समझ नहीं आ रहा, हर जगह तजावजात हैं, तो इस पर भी आप थोड़ी सी आवाज उठाएं ताकि आवाम की इससे भी जान छूट सके। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। इस पर मजीद हम बात करेंगे। नाज़रीन, अभी हमने जाना ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, रूही एयरटेल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। अच्छा जी, कॉलर थे हमारे साथ, उन्होंने आपसे क्वेश्चंस किए। ज़ुहैब, देखिए, थैंक्स माजिद, योर बहुत क्वेश्चंस आर वेरी गुड। माजिद ने एक सवाल किया कि पीपल्स पार्टी ने बाइकआउट का ऐलान कर दिया है। अब जो ज़िमनी इंतखाबात की हम बात कर रहे थे, वोटर्स की जहां तक बात है ना, वोटर्स इस चीज़ को मानते ही नहीं कि आप बैठ क्यों गए। कल ही सैयद अब्दुल कादिर गिलानी ने जो है वो अपने कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं, जो कि बेटे हैं यूसुफ रज़ा गिलानी के। लेकिन अब इस तरह का फैसला मेरे ख्याल में वोटर्स बड़ा डिस्टर्ब होगा, क्योंकि पार्टीज जो है वो आपस में सीट एडजस्टमेंट कर सकती हैं, लेकिन वोटर का जो नज़रिया है ना उसको आप चेंज नहीं कर सकते। अगर वोटर का नज़रिया पीपल्स पार्टी के साथ है तो वो अपने आप को नून के साथ नहीं वो करेगा, वो पीटी के साथ कभी भी नहीं जाएगा। वोटर का नज़रिया एक ही रहता है, वो चेंज नहीं होता। आप उसको डाइवर्ट ही नहीं कर सकते वोटर के नज़रिए को, क्योंकि वोटर ने वोट देना है उस नज़रिए को, उस शख्सियत को, उस लीडर को जिसको वो मानता है। अगर आप अब देखें ज़िमनी इंतखाबात में, अब मुझे नहीं पता कि पीपल्स पार्टी किस नज़रिए से बैठी है, या सीट एडजस्टमेंट हुई है, या आने वाले जो जनरल इलेक्शन है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। आने वाले जनरल इलेक्शन में भी सीट एडजस्टमेंट हो सकती है, लेकिन वोटर इससे डिस्टर्ब होगा। पीपल्स पार्टी ने एक बहुत बड़ा फैसला किया। सेकेंड जो क्वेश्चन उन्होंने किया म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के हवाले से, जगह जगह इंक्रोचमेंट है, उसकी भी एक बहुत बड़ी रीज़न है। इंक्रोचमेंट की सबसे बड़ी रीज़न ये है कि जो अफसरान है वो भत्ताखोरी करते हैं। वो लेट्स सपोज के अगर हुसैन घई से हमें वो तमाम जगहों का पता है कि कहाँ कहाँ से कौन सा अफसर कितना ले रहा है और मंथली कितना चार्ज कर रहा है। अब जब वहाँ पर कोई अफसर जाता है तो वहाँ से हटते नहीं, क्यों जब हमने जब खुद
खुद हमने जब उनसे पूछा तो वो कहते हैं कि हम यहाँ पर मुख्तलिफ यानी इनके रेट्स हैं, महाना दे रहे हैं। जब आप उनको महाना देंगे तो वहाँ से गुजरने वाले की वैल्यू ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि वो बिक चुका है, वो रेडी मान बिक चुका है। और देखें हुसैना के चौक पर रोड के दरमियान में ही जो है वो रक्षा वाले ऐसे खड़े होते हैं जैसे उनका बस वो रक्षा स्टैंड है, और वहाँ से हटते नहीं, तो उनकी वजह से ट्रैफिक जाम होते हैं। फिर एम्बुलेंसेस का फंसना, कोई पेशेंट जा रहा होता है, किसी ने जल्दी जाना है, तो इंक्रोचमेंट की वजह से जो है वो जैसे जगह जगह थैले लग जाते हैं। और शुजाबाद रोड पर इतनी इंक्रोचमेंट है, हादसा उस इंक्रोचमेंट की वजह से हो रहे हैं। तो जब हम इनके पीछे लगे और हमने कहा कि आप कम से कम इंक्रोचमेंट तो कहें, इंक्रोचमेंट फिर हुई है और उसके बाद हमने ऑपरेशंस वगैरह करवाए, लेकिन क्या है दोबारा लोग दूसरे दिन आ जाते हैं। कुछ लोगों का कारोबार है, लोग इस वजह से छोड़ते हैं कि कारोबार। अच्छा, ये चीज़ें जो हैं वो हमेशा हम देखते हैं कि या तो जब आपके हम देखते हैं कोई आला अफसरान आ रहे हों जिन्होंने चेक करना हो, तभी आपकी इस तरह की चीज़ें हैं कि उसके ऊपर इम्प्लीमेंट किया जाएगा, और उसके बाद जैसे ही आपका जो है विजिट ख़त्म होगा उसके बाद दोबारा से वही चीज़ें जो है स्टार्ट हो जाती हैं। कभी भी हमारी कोई भी चीज़ उस तरीके से उस पर काम ही नहीं किया जाता जो हम समझते हैं कि उस पर काम होना चाहिए और उसका खात्मा होना चाहिए। एक कॉलर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी, कौन है हमारे साथ, क्या कहना चाहेंगे? हुसैनगढ़ से शुएब बात कर रहा हूँ। ये हमारे रिपोर्टर जो हैं आपके सुहेब भाई से बात करना चाहूँगा। जी जी करें। अरे सुहेब भाई, इस तरह है कि ये जो हुसैनागाही का जितना भी रास्ता है ये मुकम्मल तौर पर जो है वो जैम रहता है। ट्रैफिक में घंटों जो है वो फंसना पड़ता है। जो इवन कोई भी चीज़ अगर हमने परचेज करनी है वो तो कुछ पहले ही जो ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होती है, और ऊपर से दुकानदार जो है वो माल रोड तक जो है वो ले आते हैं, अपने सड़कों के ऊपर रखते हैं, जिसकी वजह से फुटपाथ पे चलने वालों के लिए बिल्कुल भी जगह नहीं बचती। तो मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन इस हवाले से क्यों कोई काम नहीं कर रहा, और बेज़ाब्तियाँ भी सामने आ रही हैं, और इंतजामिया क्यों इस हवाले से जो है इक़दाम नहीं कर रही। मेरी ख्वाहिश होगी कि आप इसके ऊपर जो है वो आवाज़ उठाएं, ताकि जो रास्ता है आने जाने का वो क्लियर हो सके और हम बआसानी इस इलाके से जो है वो अपना गुजर बसर मुमकिन बना सकें। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। जी देखिए थैंक्स। वही मामला जो भी हाँ, डिस्कस कर वही रहे हम थे, लोग जो डिस्कस कर रहे थे चीजें वही आप जब तक ये भत्ताखोरी खत्म नहीं होगी, जब तक हमने उनको प्रेशराइज किया, हमने उनकी निशानदेही की, तब तक मामला ठीक जा रहे थे। लेकिन जब जाते हैं, अब हमने खुद लोगों से ये सुनते हैं, वो सामान जब उठा जाते हैं तो उसके बाद जाता है वही जो सारे बड़े बड़े ताजिर हैं वो सियासी कॉल्स आ जाती हैं, पॉलिटिकल कॉल। मेरे सामने पॉलिटिकल कॉल्स आती हैं लोगों को, ऐसे ऐसे लोगों की कॉल्स आती हैं कि जो वहम गुमान में भी नहीं होता कि यार ये सेनेटर लेवल का बंदा सिर्फ चंद पैसों के सामान के पीछे कॉल करेगा। सेनेटर लेवल का बंदा, एमपीएस की कॉल्स आती हैं हमारे यहाँ। यही तो आती चीजें हैं। हम अगर अपनी बात करें इदारों की, तो इदारों में जब तक कोई एमएनए कोई एमपीए की कॉल नहीं जाएगी, आपका कोई काम ही नहीं होगा। अच्छा, सिफारिश और आपके जो इस तरह की चीजें हैं, एक आम बंदे के लिए सरवाइव करना जो है वो बड़ा मुश्किल हो गया है। सेम यही चीज कस्टम्स में भी होती है। हाँ, जब कोई गाड़ी पकड़ते हैं तो उसके पास जिस तरह की कॉल्स आना स्टार्ट होती हैं, और ऐसे ऐसे लोगों की कॉल्स आती हैं कि कलेक्टर्स कस्टम्स जो हैं वो खुद परेशान हो जाते हैं। और अच्छा, ये मरियम से हम जानते हैं ना। ये मरियम, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? जाहिर है जब एक गाड़ी किसी की आप लेकर आते हैं तो उस बंदे का प्रेशर तो होता है, क्योंकि उसने इन्वेस्ट किया होता है उस पर। आम बंदा भी जो है वो भी 10-12 लाख, अगर एनसीपी गाड़ी ले रहे हैं तो जाहिर है वो आपको ड्यूटी टैक्सेस के बगैर वो सेल कर रहे होते हैं, इलीगल जो सेल्स होती हैं। तो अब 10-12 लाख बहुत बड़ी अमाउंट है एक आम बंदे के लिए, तो वो अपना हर मुमकिन कोशिश करता है कि किसी तरह कर लें। लेकिन जब हम एक दफ़ा गाड़ी ले आते हैं, उनको हम एक स्लिप बना के देते हैं जिसको हम डिटेंशन स्लिप देते हैं। उसके बाद उसके पास एक टाइम पीरियड होता है 24 घंटे का, कि आपके अगर इसके लीगल पेपर्स आप ले आते हैं तो फिर हम आपको गाड़ी इसी टाइम वापस दे देंगे। अगर वो उस टाइम के दौरान अपने लीगल पेपर्स नहीं दिखा सकते और कंफर्म हो जाता है कि ये गाड़ी स्मगल शुदा है, तो फिर हम उसका सीजर बना देते हैं, मतलब वो जब्त हो जाती है गाड़ी। फिर उस पर एक केस चलता है, जो एडजुडिकेशन ऑफिसर हमारे उसकी हेयरिंग्स करते हैं, जैसे एक जज बैठ के कोर्ट में हेयरिंग्स करते हैं। तो उस पे भी आपको एक और मौका दिया जाता है कि आप किसी भी तरह क्लियर करना चाहें तो आप कर सकते हैं। अगर क्लियर हो जाती है गाड़ी तो आप ले जा सकते हैं, अगर नहीं होती तो फिर वो गाड़ी ऑक्शन में नीलामी में चली जाती है, जब्त हो जाती है। ठीक है। अच्छा, आप क्या समझती हैं, स्मगलिंग का खात्मा किया जा सकता है मुकम्मल तौर पे?
कोशिश की जा सकती है। ये एक वर्ल्ड वाइड फिनोमेना है बेसिकली तो, कि इतने लंबे बॉर्डर्स हैं कंट्रीज़ के, और WTO है, वर्ल्ड कस्टम्स ऑर्गेनाइजेशन, जहाँ पे सारे ममालिक जो हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं कस्टम्स के हवाले से कि कैसे इसको रोका जा सकता है। हर दफ़ा एक नई पॉलिसी वो देते हैं। आप बेसिकली आउटस्मार्ट करने की कोशिश करते हैं अपने क्रिमिनल्स को, अपने स्मगलर्स को, और नई नई तरीके हम भी ढूंढते रहते हैं कि किस तरह ख़त्म कर सकते हैं। सही। अच्छा जी, एक कॉलर भी हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप सब लोग? बिल्कुल ठीक ठाक जी, अल्हम्दुलिल्लाह। गौहर है हमारे साथ, क्या कहना चाहेंगे? हाँ जी, मेरा सर सुहेब से सवाल है। मैंने इनको मुल्तान स्टेडियम में रिपोर्टिंग करते हुए भी देखा था। अच्छा, फिर कैसी रिपोर्टिंग करते हैं ये? नहीं, ये तो बड़े मसरूफ लग रहे थे। हमारी उन्होंने कहा सुननी थी, लेकिन एक परेशानी चल रही थी हमें। हम बहावलपुर से मैच देखने यहाँ आए, तो टिकट्स जो है वो फ्रॉड में सेल हो रही हैं। कुछ लोगों की मैंने देखा वहाँ पे टिकट फ्रॉड में सेल हो रही थी। मैंने इनसे पूछना था कि कैसे पता चल सकता है कि कोई टिकट जाली है या असली है, ताकि हमारे टाइम भी बच सके, पैसे भी बच सके। इतनी दूर से आए हैं, हम अपना मैच देख सकें। ये कैसे हो सकता है पॉसिबल? ठीक है जी, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। ये उनको परेशानी मेरे ख्याल में इस तरह की फ्रॉड्स के हवाले से सिर्फ इनको नहीं थी, काफ़ी लोगों को थी, क्योंकि इस तरह के इवेंट्स पे जालसाज हमेशा एक्टिव होता है ऐसे मौकों पे। और ये तारीख रही है पाकिस्तान की कि जब पेट्रोल महंगा होता है या पेट्रोल शॉर्ट होने लगता है तो उस वक्त भी ब्लैक मेलिंग जो है वो स्टार्ट होती है, यानी कि ब्लैक में चीज़ें। ये एक मखसूस तबका है, मखसूस टोला है जो कि इस तरह की एक्टिविटीज़ में शामिल होता है। अब फ्रॉड्स की टिकट्स की बात हुई तो अभी पुलिस ने थाना मुमताज़ाबाद ने एक कार्रवाई भी की थी, जिसमें 3 मुलजिमान को उन्होंने पकड़ा था। हज़ारों जाली टिकटें और हज़ारों रुपए के नोट जो है उन्होंने बरामद किए थे, और मशीन ने भी जो है वो बरामद की थी। कल उनको अदालत में पेश भी कर दिया गया। उसके बाद हमारे जो लोग हैं वो बेचारे मासूम से लोग हैं, बस उनको असल नकल यानी कि रियल और फेक में जो कॉन्सेप्ट है ना, वो जो सेंस है वो उनको नहीं पता। अब हमारे पाकिस्तानी इतने शार्प हैं कि वो वैसी ही चीज़ डेवलप कर देते हैं जैसी एक चीज़ जारी हुई होती है ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से। अब इस बार जो पीसीबी ने किया है कि ऊपर एक उन्होंने वो जारी कर दिया था नंबर, जिसके ऊपर लिखा हुआ था डू नॉट स्क्रैच। इट्स मीन कि ये टिकट रियल है। उसके बाद जब बुक में वहाँ पर जो स्टॉल्स लगा होता है वो टिकट्स को चेक कर रहे होते हैं, तो उनके पास एक स्कैनर होता है जिससे वो स्कैन करते हैं कि आया कि ये टिकट हमारे उस सीरियल में आता भी है या नहीं आता। तो वहां पर वो बेचारे फंस जाते हैं। रियल टिकट में होता है कि ऊपर सीरियल दिया होता है और उसको लिखा होता है कि डू नॉट स्क्रैच। इट्स मीन कि ये रियल टिकट है। और फेक टिकट में ये होता है कि उस पर वो नहीं होता और उस पर ये चीज़ नहीं होती, क्योंकि जब वो स्कैन करेगा उसके बाद ये है ही नहीं। तो एक ये चीज़ होती है। तो जब भी अगर आप, क्योंकि आज के मैच को शामिल करके 4 मैच रिमेनिंग है, तो जिस टिकट के ऊपर जो है वो अगर स्क्रैच वो दिया होगा, इट्स मीन कि ये रियल है। अदरवाइज देखिए सिंपल सी चीज़ है कि एक चीज़ पीसीबी ने एक इवेंट करा और पीसीबी ने कह दी कि बुक मी के अलावा हमारे पास और कोई प्लेटफॉर्म नहीं है जो टिकट आपको दे सके। तो आप सिर्फ बुक मी से ऑनलाइन टिकट परचेज करें, जिस इंक्लोजर में बैठना है उस इंक्लोजर की टिकट परचेज करें, पेमेंट करें और आपको ई टिकट मिल जाएगी। सीधी सी बात है। आप लोग जब स्टेडियम के बाहर खड़े ब्लैक मेलर से या ब्लैक में टिकट लेंगे तो फिर ऐसा ही होगा ना। अच्छा, एक तो मैच के हवाले से बताइए कि किस टाइम मैच स्टार्ट होना है, और उसके साथ जो है वो जितना सिक्योरिटी के हवाले से भी, रूल्स के हवाले से भी आपसे जानेंगे, लेकिन अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। बैक नाज़रीन, रोही एट 10 में आपको खुश आमदीद कहते हैं। अच्छा जी, बात हो रही थी पीएसएल मैचेस की कि आज मैच जो है वो कितने बजे स्टार्ट होगा और वहाँ पर किस तरह लोग जो है वो शामिल हो सकते हैं, और वहाँ पे आने जाने के हवाले से भी बात करेंगे कि क्या मुश्किलात हैं। हाँ, अच्छा देखिए, जहाँ तक डिफ़िकल्टीज़ का सामना है, जहाँ पर गैदरिंग ज़्यादा होगी, जहाँ पर लोगों का हजूम ज़्यादा होगा, वहाँ पर इश्यूज़ तो क्रिएट होते हैं। देखिए, ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से शायकीन क्रिकेट के लिए जो है वो फ्री शटल सर्विस का इनेकाद किया गया है। शहरी जो है, जो शायकीन मैच देखने के लिए वो फातिमा जिन्ना टाउन में अब पार्किंग करेंगे। पार्किंग के बाद वहाँ पर ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से वीडा बसेस शटल सर्विस की सूरत में वहाँ पर मौजूद होंगी, जो वहाँ से शायकीन को लेकर डायरेक्ट स्टेडियम के दरवाजे तक लेके जाएंगे। उसके बाद मरहला शुरू होता है चेकिंग का। वहाँ से आपकी चेकिंग होती है, वाक थ्रू गेट से आपने टिकट्स दिखानी है।
टिकट दिखाने के बाद अगर आपके पास कोई खाने का मवाद है या खाने पीने की चीज़ है या फिर इलेक्ट्रॉनिक का कुछ सामान है, हैंड फ्री है, लाइक चार्जर है, या कोई झंडा है, झंडा तो लेके जा सकते हैं लेकिन आपके पास डंडा होता है वो नहीं लेके जा सकते, या इस तरह की चीज़ जो कि अवॉइडिंग है अंदर, जिससे कोई इशू क्रिएट हो सकता है, लड़ाई झगड़ा हो सकता है या फिर उसमें, तो वो चेकिंग के बाद आप अगले स्टेप पर जाते हैं। अगले स्टेप में यानी कि आप जब इनक्लोजर, आपका इनक्लोजर जो होता है, लेट्स सपोज सकते हैं आपका इमरान खान इनक्लोजर है वीआईपी, आप वहाँ तक जाते हैं, वहाँ पर आप अपने टिकट्स दिखाएंगे, वहाँ पर बुकमी का एक रिप्रेजेंटेटिव मौजूद होगा जो कि आपकी टिकट को स्कैन करेगा। अगर आपकी टिकट रियल होगी, परचेस्ड होगी, तो आपको वो अंदर जाने की इजाज़त देगी। वहीं पर आपका एक नादरा का डेस्क भी लगा हुआ है, वो भी स्कैन करेगा कि आप आया कि एक क्रिमिनल तो नहीं या फिर इसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं। वहाँ पर डाटा का नादरा का भी जो डाटा है वो आपका आ रहा होता है। देन आप मैच के लिए यानी कि इनक्लोजर के अंदर दाखिल हो सकते हैं। जहाँ तक बात है मैच के हवाले से, मैच जो है वो आज मुल्तान सुल्तान और कोयटा ग्लैडिएटर्स के दरमियान होगा। कल सरफराज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और खासे पुरुमीद दिखाई दी, और सरफराज के पास भी अच्छे प्लेयर्स हैं, और लेकिन मुल्तान पहला मैच हार गया, और मुल्तान के लिए एक बड़ी नुकसानदेह चीज़ है कि शाहनवाज धानी कल इंजर्ड हुए और वो आज गेम से आउट हो चुके हैं, और लगता यही है कि वो पीएसएल से भी आउट हो सकते हैं। पीएसएल 7 से वो आए थे, पीएसएल इमर्जिंग प्लेयर थे, लेकिन अब बदकिस्मती से आप ये समझें कि शायद शाहनवाज को नज़र लग गई है, और अब वो इस पीएसएल, जहाँ तक हमारे इतलात है मुल्तान सुल्तान से हम कॉन्टैक्ट में है, उनका ये कहना है कि पीएसएल से आउट हो सकते हैं। तो मैच जो है वो शाम 7 बजे स्टार्ट होगा और उससे पहले शायकीन की आमद भी शुरू हो जाएगी। जहाँ तक मामला सिक्योरिटी का है, सिक्योरिटी के 6000 से ज़ायद पुलिस एहलकार तैनात है जो कि मुख्तलिफ डिवीजन से आए हुए हैं, और 300 से ज़ायद सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, जिसकी मदद से जो है वो ज़िला इंतज़ामिया डीसी ऑफिस में जो है वो निगरानी भी कर रही है, मॉनिटरिंग सेल लगा हुआ है। इसके साथ साथ दीगर जो आईबी के लोग हैं, स्पेशल ब्रांच के लोग हैं, वो भी ऑन स्पॉट मौजूद है, रेंजर्स भी तैनात है, यानी कि हाई जो सिक्योरिटी है वो तैनात है। देखें, शायकीन के कुछ गिले शिकवे तो हैं। अब अगर कोई 2 बजे घर से चला है और वो 3 बजे फातिमा जिनाह पहुंचा, तो वो उम्मीद है कि वो 6 बजे तक स्टेडियम पहुंचेगा, क्योंकि हजूम क्राउड इतना होता है, तो उसको भी फेस करना है। बाकी पुलिस के हवाले से जिस तरह आप बता रहे हैं ज़ुहैब, उस हवाले से तो फिर ज्यादा लोगों को मुश्किलात का सामना भी करना पड़ रहा है कि इवेंट भी तो कामयाब बनाना है। हाँ, इवेंट भी कामयाब बना है, लेकिन इंतजामिया से फिर एक बार रिक्वेस्ट भी है कि जो एमरजेंसीज हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा आसानियाँ करें, कुछ इस तरह का तरीक़ेकार नहीं उनको जाने दें। बाकी तो जाहिर सी बात है, आपको चेक एंड बैलेंस के बाद ही आप कर तो सकते हैं। अगर आप इतनी चेक एंड बैलेंस हो रहा है तो फिर एमरजेंसीज में भी आपकी जो है वो उनको रास्ता दिया जा सकता है। अच्छा जी, थोड़ा मरियम से भी जानते हैं। मरियम, आप थोड़े से अपनी इस हवाले से बताएं, अगर मरियम जो है वो असिस्टेंट कलेक्टर ना होती तो फिर क्या होता? मैं एजुकेशन वाइज आई एम फार्मासिस्ट, फार्म डी मैंने किया हुआ है, सही, तो फिर मैं फार्मासिस्ट होती और आपका इंटरेस्ट जो है वो उस तरफ ज़्यादा मेडिसिन में। हाँ। तो अच्छा ये बताएं, जो ख़वातीन इस फील्ड में आना चाहती हैं, ज्वाइन करना चाहती हैं, क्या तरीक़ेकार है, किस तरह ज्वाइन कर सकती हैं, शामिल हो सकती हैं? हर साल CSS के एग्ज़ाम्स होते हैं। फरवरी में एग्ज़ाम होता है, तो अक्टूबर में तकरीबन खुल जाते हैं एडमिशन्स। आप ऑनलाइन अप्लाई करते हैं। एग्ज़ाम से 3 महीने पहले एक स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, ठीक है। वो रिक्विजिशन अब आ गई है कि आपको पहले वो टेस्ट पास करना है। वो सिंपल सा टेस्ट होता है, बेसिक, उसमें MCQs होते हैं, 200 MCQs होते हैं, उसमें से 100 एटलीस्ट आपने पास करने होते हैं। तो वो जब पास हो जाता है उसके बाद 12 आपके पेपर्स होते हैं CSS के, जिसमें इंग्लिश, इस्लामियात, पाक अफेयर्स, करंट अफेयर्स, 6 कंपलसरी सब्जेक्ट्स होते हैं और 6 ऑप्शनल सब्जेक्ट्स होते हैं। कंपलसरी वही फिक्स्ड हैं जो आप बचपन से लेके अभी तक आपको बेसिक नॉलेज होती है जिन सब्जेक्ट्स की, और उसके बाद जो 6 ऑप्शनल सब्जेक्ट्स होते हैं उसमें से आप चूज़ कर सकते हैं कि आपका जिसमें इंटरेस्ट ज़्यादा है। कुछ कभी कभी ट्रेंड्स फॉलो करते हैं कि इसमें मार्क्स ज़्यादा अच्छे आ रहे हैं तो हम ये वाला रख लेते हैं। तो वो टोटल मिला के 1200 मार्क्स होते हैं, उसमें से आप जितने ऑब्टेन कर लें फिर आपकी एक मेरिट लिस्ट बनती है। उसके बाद आपका इंटरव्यू होता है, उसके 300 मार्क्स होते हैं। ठीक है। तो सब कुछ मिला के फिर आपका डिसाइड होता है कि आप किस ग्रुप में जाएंगे। सही है, मतलब एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें आपको पढ़ने की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो आप काफ़ी पढ़ाकू मुझे लग रही हैं। काफ़ी पढ़ाकू थी, मैं कहते हैं ना जैसे किताबी कीड़ा होता है इंसान, हर वक्त किताब के साथ जुड़ा रहता है, या इस तरह, या बाकी भी जो है एक्टिविटीज? नहीं, एवरेज स्टूडेंट थी, कोई बहुत ज़्यादा नहीं।
और हर कोई कर सकता है, बस थोड़ी सी मेहनत और टाइम मांगता है CSS, लेकिन कोई भी कर सकता है। ऐसा कोई नहीं है कि बहुत मुश्किल है या जो ऐसे टैबू सा बना हुआ है कि बहुत कम लोग पास होते हैं तो शायद हाँ। बहुत ज़्यादा मुश्किल है। कोई भी कर सकता है, सिर्फ मेहनत की ज़रूरत है। अच्छा इमई में बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आप हमारे शो का हिस्सा बनी। ज़ोहेब आपका भी बहुत शुक्रिया। और इसके साथ ही नाज़रीन अभी हमने जाना है ब्रेक पर, हमारे साथ रहिएगा। जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारे साथ कुछ और गेस्ट मौजूद होंगे। वेलकम बैक नाजरीन, रोही एट 10 में आपको खुश आमदीद कहते हैं। और ब्रेक के बाद हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं, इनका तारुफ करवा देती हूँ। आज हमारे साथ मौजूद हैं जी मलिक मोहम्मद रमज़ान साहब, जो कि आइल्स ट्रेनर हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम कहते हैं अपने शो में आपको। और इसके साथ ही जो हमारे दूसरे गेस्ट हैं वो हैं जी राव मजहरुल इस्लाम साहब, जो कि सोशल एंड पोलिटिकल एक्टिविस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? आप सुनाइए, ठीक है? बिल्कुल ठीक ठाक जी, वेलकम कहते हैं अपने शो में। थैंक यू सो मच। अच्छा आज तो हम आइल्स के हवाले से बात करेंगे। सबसे पहले कि आइल्स है क्या, किस लिए ट्रेनिंग इसकी ली जाती है। बहुत सारे जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, जो हमेशा हम देखते हैं कि कुछ ना कुछ जो है उनको हमेशा गाइडेंस की ज़रूरत होती है, तो उस हवाले से भी बात होगी। स्पोकन इंग्लिश पर भी बात करेंगे और साथ साथ जो है सर से जानेंगे, राव साहब से, इनकी जो सोशल एक्टिविटीज़ हैं वो क्या हैं, किस तरह ये अपने काम को लेकर चल रहे हैं, इस बात होगी। सर आइल्स के हवाले से सबसे पहले तो बात कर लेते हैं कि आइल्स है क्या। जी, आइल्स एक कोर्स है जो कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी करवाती है। इसमें बेसिकली 4 स्किल्स होती हैं, यानी लिसनिंग, रीडिंग और स्पीकिंग। इसमें स्टूडेंट को एवेल्युएट किया जाता है कि उनकी क्या पोजीशन है। ख़ास तौर पे उनकी फ्लुएंसी को देखा जाता है, उनकी एक्यूरेसी को देखा जाता है, उनकी प्रोनाउंसिएशन को देखा जाता है और उनकी वोकैब को चेक किया जाता है। ठीक है, उसमें ग्रामर भी बेसिकली शामिल है। अगर वो अच्छा परफॉर्म करते हैं तो इसमें टोटल 9 बैंड्स हैं और वो 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5 इवन 9 बैंड तक वो ले जाते हैं। सही, ये डिपेंड करता है स्टूडेंट्स की अपनी कैपेबिलिटी के ऊपर और एक अच्छे ट्रेनर की ट्रेनिंग के ऊपर। सही, अगर वो अच्छी ट्रेनिंग ले लेते हैं स्टूडेंट्स तो डेफिनेटली वो अच्छा परफॉर्म कर जाते हैं। ये टेस्ट क्यों अहम है? बाहर की जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, बेशक वो ऑस्ट्रेलिया की हों, कनाडा की, अमेरिका की या बरतानिया की, सब ने इस टेस्ट को कंपल्सरी करार किया। इसके बगैर स्टूडेंट वहाँ पे दाखिला नहीं ले सकता। सही, जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो 4.5 होती है, लेकिन उसके साथ फिर उनको एलिकॉस लगाना पड़ता है। उसके तहत वो जाते हैं, फिर भी जाके वहाँ पे वो साल कम से कम उस टेस्ट को दोबारा पढ़ते हैं, उसको दोबारा पास करना पड़ता है। तो इस वजह से आइल्स ज़रूरी है। यानी आज मैं ये कहूँगा कि इंग्लिश इतनी ज़रूरी हो चुकी है कि हमारे कोई भी स्टूडेंट अगर वो बाहर जाना चाहेगा अपनी स्टडीज़ के लिए तो इसके बगैर वो नहीं जा सकता। इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा इंग्लिश को प्रमोट करना होगा, ख़ास तौर पे ग्रास रूट लेवल पे, यानी कॉलेजेस, स्कूल्स और यूनिवर्सिटी लेवल पे। इसमें कोई मना नहीं किया गया कि आप किस एज तक जा सकते हैं। 45 साल की एज तक आप आराम से जा सकते हैं। ठीक है, आप फॉरेन क्वालिफिकेशन ले सकते हैं, बेशक वो PhD की हो, पोस्ट डॉक की हो, MPhil लेवल की हो, मास्टर्स लेवल की हो। इसमें हमारे स्टूडेंट्स के लिए बहुत बड़ा ऑप्शन है कि वो वहाँ पे जाके यानी फॉरेन कंट्रीज में जाके वो अपनी एजुकेशन भी कर सकते हैं और वहाँ से अच्छा खासा रेमिटेंस भी भेज सकते हैं अपने मुल्क को। ख़ास तौर पे आजकल जैसे हालात चल रहे हैं तो स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा मौका है कि अपनी सलाहियत को भरूकार लें और बाहर जाएं कम से कम 2, 3, 4 साल और वहाँ पे अपनी स्टडीज़ को इम्प्रूव करें और साथ साथ पैसे भी कमाएं और अपनी हालत यानी मुआशी हालत बेहतर करें। इस तरीके से हमारा मुल्क बहुत आगे जा सकता है। ना सिर्फ अपनी समझ से आजकल क्या देखते हैं स्टूडेंट्स को किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। स्पोकन इंग्लिश की अगर हम बात करें, जाहिर सी बात है इस टाइम जिस तरह मुकाबला भी है, एक किस्म का हर तरीके से हमें हर तरीके से चलना भी है। जी बिल्कुल, ठीक है, लेकिन हम ये देखते हैं हमारे यहाँ जो एजुकेशन दी जाती है, बेसिक चीज़ें ही आज तक हमारी जो है उनको नहीं देखा गया, उनको इम्प्रूव करने की कोशिश नहीं की। अगर आप प्राइवेट इदारों में चले जाएं तो वहाँ पर आपको स्टूडेंट्स को जो है आपको इंग्लिश में गाइड भी किया जाएगा, आपके साथ इंग्लिश की तरजीह भी दी जाएगी। बट अब हम अपने गवर्नमेंट लेवल पर देखें तो हमारे गवर्नमेंट लेवल पे इन चीज़ों को नहीं देखा जाता, बहुत इग्नोर किया जाता है, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स को बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। जी, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? प्राइवेट जो इंस्टीट्यूट्स हैं वो बहुत आगे हैं गवर्नमेंट सेक्टर की निस्बत। खास तौर पे इंग्लिश की ट्रेनिंग के लिए जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हैं वो बहुत आगे हैं।
they are imparting right and proper education and training to the students. They are capable to speak at any forum, whether at national or international level. They can pass every type of exam. But if we talk about the students who are studying in government sector, they are a little bit, they're not capable to cope that exam. They have to improve their communication skills basically. For that one, they have to improve their pronunciation, their fluency, accuracy and vocab. तो हमें करना ये होगा, जैसे आपका सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है, हमें ग्रास रूट लेवल पे इसको बेहतर करना होगा, हमें अपनी इंग्लिश को बेहतर करना होगा, खास तौर पे स्पोकन इंग्लिश को इम्प्रूव करना होगा, ठीक है जी, लिसनिंग को बेहतर करना होगा। हम क्या करते हैं, सिर्फ रीडिंग और राइटिंग के ऊपर हमारा फोकस है और वो भी अप टू द मार्क नहीं है। हम अपने बच्चों को वो ट्रेनिंग नहीं दे रहे जो कि हमें ज़रूरत है, जो कि नेशनल लेवल पे ज़रूरत है, जो कि इंटरनेशनल लेवल पे ज़रूरत है। तो हमें शुरू से ही उनको बेहतर करना पड़ेगा। और आज का जो ज़माना है, मेरे नज़दीक बहुत अच्छा वक्त है कि हम इसको बहुत अच्छे तरीके से तरवीज दे सकते हैं। वो कैसे दे सकते हैं? हमारे पास सारे मीडिया मौजूद हैं, ख़ासतौर पे इस वक्त व्हाट्सएप और गूगल, ये सारा वो ज़रिया है जिससे आप ना सिर्फ रिमोट एरियाज में बैठ के अपने आप को बेहतर कर सकते हैं, बल्कि अपने आप को उस इंटरनेशनल कम्युनिटी के बराबर ला सकते हैं जिसकी आज ज़रूरत है। तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान में इस चीज़ को प्रमोट करना चाहिए और हद से भी ज़्यादा करना चाहिए। इसमें हर टीचर को ट्रेन किया जाए कि वो अपने स्टूडेंट्स को बेहतर से बेहतर स्किल दे। ये बेसिकली एक स्किल है, हाँ, ठीक है जी। अगर वो इस स्किल में आगे आ जाते हैं तो वो किसी भी फोरम पे नाकाम नहीं हो सकते। यानी अगर वो इंटरव्यू देने जाएंगे तो वो अपनी स्किल की वजह से कामयाब हो जाएंगे। नॉलेज तो हमारे पास बहुत सारा है। टीचर्स बेशक वो गवर्नमेंट सेक्टर में है या प्राइवेट सेक्टर में, वो अपने स्टूडेंट्स को नॉलेज तो बहुत दे रहे हैं, लेकिन उसको इतना कॉन्फिडेंस नहीं बना रहे कि वो किसी भी फोरम पे जाके अपने आप को बता सके, अपना मुद्दा बयान कर सके, अपना एक्सपोजर दे सके। तो हमें अपना एक्सपोजर को देने के लिए ये चीज़ बहुत ज़्यादा जो अहम है उसको आगे लाना तालीम के साथ साथ स्किल्स का होना जो है वो बहुत देखिए, दो स्किल्स इस वक्त अगर आपके पास हैं तो मेरे नज़दीक आप नाकाम नहीं हो सकते। एक आपकी कम्युनिकेशन स्किल और वो भी इंग्लिश के अंदर, अगर बेहतर है तो आप कामयाब हैं। बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है जी। और दूसरी बात, अगर आपकी एजुकेशन अच्छी है तो आप नाकाम नहीं हो सकते। इस वक्त अगर मैं देखूं ओवरऑल हमारा जो नौजवान नस्ल है वो खास तौर पर परेशान है। नौजवान नस्ल खास तौर पर परेशान है कि हमारे जॉब्स नहीं है, आगे कोई इंडस्ट्री में उनके पास मकाम नहीं है। तो इसका क्या हल है? मेरे नज़दीक एक ही हल है कि हम अपनी इंग्लिश अच्छी करें और बाहर चले जाएं 2-3 साल के लिए। हम अपनी पूरी ज़िंदगी को बेहतर कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम बाहर भी नहीं जाते तो कम से कम अपनी स्किल बेहतर कर लें, इंग्लिश अच्छी कर लें। तो मुख्तलिफ फोरम्स पे आज जैसे दुनिया एक ग्लोबल विलेज की शक्ल अख्तियार कर चुकी है, बहुत सारी जॉब्स अवेलेबल हैं, जैसे कंटेंट राइटिंग की हैं, ठीक है जी, सही, ईबे, अमेज़ॉन, वहां पे आप बैठ के काम कर सकते, घर पे बैठ के काम कर सकते हैं, लेकिन आपको अपनी स्किल को बेहतर करना होगा। सर मजीद भी आपसे जानते हैं, सर से जानते हैं, सर आपकी सोशल एक्टिविटीज़ के हवाले से जानना चाहेंगे। सोशल एक्टिविटीज़ देखिए, अल्लाह ताला ने हकूकुल इबाद जो हैं उनके ऊपर ख़ास फोकस किए। अल्लाह ताला कहते हैं मैं हकूकुल्लाह तो माफ़ कर सकता हूँ, हकूक इबाद माफ़ नहीं कर सकता। तो वो बाबा बुल्ले शाह का बड़ा फरमान है कि हयाती दा कर्जा लहेसो तो बसो। अगर आप कहें तो वो कहते हैं ना कि ये ज़िंदगी जो है ना हम कर्ज लेके आए हैं, खुद को गुनाह तो बचेसो तो बसो, जो होवे खुदा दे कहर कुल बचना, खुदाई दी खिदमत करे सो तो बसो। हम लोग इस वक्त जो हमारे माशरे के अंदर हम फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो चुके हैं, और हमारी जितनी, मैं ये कहूँगा एक पॉलिटिकल जमात नहीं, तमाम के तमाम पॉलिटिकल जमात और हमारी समाजी जो हैं सोसाइटीज़, हाँ, तो सिविल सोसाइटीज़ हमारी जितनी भी हैं, हमारी जनरेशन की तरफ तवज्जो नहीं दे रही। हमारा जो ज़िंदगी में आने का मकसद है ना असल, वो हमें पता ही नहीं है जी। तो हमारे जहन में जो फ्रस्ट्रेशन का शिकार इसलिए कि हमें पॉलिटिकल लोग इस्तेमाल करते हैं, इस्तेमाल करने के बाद उन्हें कोई गर्ज नहीं होती कि हमारी बेहतरी किस तरफ है। हमें बेहतरी की तरफ नहीं लेके जाते। हम इस दुनिया के अंदर एक टाइम लेकर आए, अगर आप दूसरों के लिए मुफीद साबित होंगे, खैरुन्नास मय्यनफउन्नास, आपसे तो बेहतर इंसान है ही कोई नहीं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने, मैं एक पॉलिटिकल पर्सन भी हूँ और मुझे 25 साल हो गए लगातार इलेक्शन विन करते हुए, और मैं लगातार विन करता चला गया, और उसके साथ साथ मेरे सोशल वर्क बहुत ज़्यादा है। तो मैंने हर चीज़ के ऊपर काम किया है।
कि हमारे बेसिक नीड साफ पानी है। मुल्तान के अंदर कोई पॉलिटिकल पर्सन इतने नहीं है, कोई भी मैं कहता हूँ गवर्नर से लेके या जो भी गुजरे हैं हमारे यहाँ पे, ऑलमोस्ट 2 गवर्नर गुजरे यहाँ से, वफाकी वजीर गुजरे, सूबाई वजीर गुजरे, कोई मुझे एक बता दे किसी का एक फिल्ट्रेशन प्लांट चल रहा हो। शुक्रअल्हम्दुलिल्लाह मेरे 3 फिल्ट्रेशन प्लांट, और आज से नहीं कोई 10 साल से, कोई 12 साल से लगातार चल रहे हैं। वरना होता ही है कि हमारे यहाँ कोई प्रोजेक्ट बनता है और बनने के बाद थोड़े टाइम, शॉर्ट टाइम के बाद खत्म हो जाता है। तो फिल्ट्रेशन प्लांट के साथ साथ हमारा पानी की सबीलों को प्रोजेक्ट है कि जैसे कुछ स्कूल में शट डाउन हो जाता है, 4-5 घंटे लाइट नहीं होती, बच्चे पानी से बिलक रहे होते हैं, परेशान होते हैं, या हमारी कोई रैली है, जुलूस है, या कोई फौतगी हो गई है, या हमारे ये मुहर्रम के अदवार होते हैं। तो मैंने सोचा कि जब हमने कौम को अपनी यूनियन काउंसिल के अंदर मैंने एक साफ पानी के फिल्ट्रेशन प्लांट मुहैया किए, तो एक और कंसेप्ट निकाला मुल्तान के अंदर, चलती फिरती पानी की सबील। अब हमें एक कॉल आती है, वो हमारी पानी की सबील वहाँ पे मूव कर जाती है, वो ठंडा और साफ पानी हम मुहैया करते हैं। एक सबील बनी, फिर दूसरी बनी, फिर इस तरीके से तीसरी बनी। तो इस तरफ हमने तवज्जो नहीं दी, हमने सिर्फ अपने मामलात को तवज्जो दी। आज हमारी पॉलिटिकल जमातें क्या हैं कि आज मैं जिस पार्टी में हूँ, अगर मुझे उधर से टिकट नहीं मिलेगा मैं दूसरी पार्टी में चला जाऊंगा और फिर वहाँ पे रहनुमा बन जाऊंगा, और वही पॉलिटिकल हम लोग जो हैं, वो जो वर्कर हैं, वो मेरे आगे हाथ बांध के खड़े होंगे। जमहूरियत इस चीज़ का नाम नहीं है कि जमहूरियत, देखिए आप भुट्टो साहब के बाद उनकी बेटी साहबा बिलावल साहब, जरदारी साहब, नवाज शरीफ के बाद शहबाज शरीफ साहब, हमजा साहब, उनकी बेटी मरियम साहबा। तो जमहूरियत ये नहीं है जो कि हम भूलते जा रहे हैं। हमारे जितने एमएनएम हमारे लफ्जों में रह गए, जमहूरियत का नाम कह रहे हैं, जमहूरियत कायम है, तो लिहाजा हमारे एमएनएमपी हैं, वो भी अगर कोई चीज़ होगी या कोई कमेटीज की चेयरमैनशिप होगी या एमएनएमपी शिप होगी, वो प्रेफर उनको करेंगे। तो इसलिए हमारा जो नौजवान तबका है वो मायूसी का शिकार हो चुका है, फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो चुका है, हम उसका तवज्जो ही नहीं देते। एक कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग द टाइम। जी थैंक यू। बहुत शुक्रिया जी। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जो टॉपिक जिस पे आपने प्रोग्राम किया है ना, इसको कंटिन्यू रखेंगे, एक नशिस्त में पूरा नहीं होगा। ये इतना अहम और इतना यानी इसकी आगे इफेक्टिवनेस है इस टॉपिक पे, बाबा तैयार बैठे हैं। मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि सबसे पहले जो टीचर या टीचिंग की बात आती है ना, जब तक हम इनको हाई पे नहीं करेंगे ये परफॉर्म नहीं करेंगे। इनको डॉक्टर, इंजीनियर या दूसरा वो तबका जो अच्छे प्रोस्पेक्ट में मूव कर रहा है, इनके सैलरी पैकेज को, इनके बेनिफिट्स को उधर लेके जाए ताकि ये अपनी फिक्र से आजाद हो। जो मतलब मार्च की फिक्र से आजाद नहीं होगा वो परफॉर्म नहीं कर सकेगा। सेकेंड थिंग इज दिस कि हमें अपडेटेड एजुकेशन सिस्टम को डे बाय डे मूव करना चाहिए इंटरनेशनली। क्यों जरूरत पड़ती है इतने ज्यादा स्टूडेंट्स को मूव करने की कि भाई हम क्यों नहीं इंटरनेशनली एक्नॉलेज होते? इतने पीएचडी, इतनी यूनिवर्सिटीज, अरबों रुपए के फंड, तो ओवरऑल हमारी रेटिंग एजुकेशन की खड़ी कहाँ है? ये चीज है। और दूसरा ये है कि टीचर को अपॉइंट करने के लिए सिर्फ डिग्री की जरूरत नहीं होती, पूरी दुनिया में टीचिंग एप्टीट्यूड टेस्ट होते हैं, उसके बाद टीचर्स को हायर किया जाता है। और जैसे दूसरे प्रोफेशनल्स विद द पैसेज ऑफ टाइम अपने ट्रेनिंग्स के साथ अपने आप को इम्प्रूव करते हैं, हमारे टीचर्स जो है वो फॉर्मेलिटी पूरी करते हुए 3 साल बाद या 4 साल बाद एक पिकनिक पार्टी के लिए तो चले जाते हैं, लेकिन ट्रेनिंग को जिस रूल से करना चाहिए उससे घर के आगे स्टूडेंट्स में डिलीवर नहीं करते हैं। हम जो नजरियाती तौर पर सारे काम। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। आपके जो क्वेश्चन है हम उस पर बात करते हैं। बाकी टीचर्स के हवाले से हम बात करें, टीचर्स की हम कहते हैं स्टूडेंट्स की ट्रेनिंग की जरूरत है। हम समझते हैं यहाँ पे टीचर्स का भी एक अहम रोल है। बिल्कुल, टीचर्स का ट्रेन होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत ज्यादा। मैं सर की बात से बहुत अच्छी बात की। हमारे यहाँ दरअसल एजुकेशन में ना प्रोफेशनलिज्म आ चुका है। हाँ। हमारा जो प्राइवेट सेक्टर है, जब वो ये देखता है ना कि ये टीचर बहुत अच्छा पढ़ा रहा है, हाँ। वो उसको अच्छा पैकेज दे देता है, और वो टीचर ये नहीं सोचता कि मेरी इस इदारे से वाबस्तगी है। वो टीचर फौरी तौर पे मूव करके वो अच्छे पैकेज के तहत दूसरी तरफ मूव कर जाता है। हाँ। और ये हमारा अलमिया। दूसरा हमारा अलमिया क्या है इसमें एजुकेशन के अंदर, जो हमारे गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर हम जॉब तो लेना पसंद कर रहे होते हैं, आप किसी से भी सवाल करेंगे कि गवर्नमेंट सेक्टर का टीचर का बच्चा वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहा हो और वो प्राइवेट स्कूल में बेहतर रिजल्ट होगा, भाई आप क्यों नहीं रिजल्ट दे सकते? हम अपने दौर में चले जाएं पीछे, हमारे दौर में तो ना अकेडमी थी, ना जीरो पीरियड लगा करता था,
और हमारी समाजी तौर पे भी तरबियत की, दीनी तौर पे भी तरबियत की। आज हमारा बच्चा डिग्री होल्डर हो रहा है, लेकिन समाजी तौर पे, दीनी तौर पे वो बिल्कुल फारिग है। वही बात है ना, बाकी हम जिस तरह आपने बात की, हमारा इस टाइम जो तालीमी मेयार है वो दिन ब दिन गिरता जा रहा है। फिर अब अगर हम बात करते हैं कि तालीम को आम किया जाए, लेकिन तालीम को इतना महंगा कर दिया गया है कि अब हर बंदे के लिए जो है वो इसको तालीम हासिल करना जो है उसके लिए मुश्किल हो गया है। अगर हम बात करें कि यहाँ पर हम मुल्तान पे जो कॉलेजेस थे उनको भी अब इस तरीके से यूनिवर्सिटीज़ में तब्दील कर दिया गया है कि उनके इतने जो है सेमेस्टर वाइज आपकी फीसिस इतनी हैं कि आप हर आम बंदा जिसके लिए एक मैं समझती हूँ 10-15 हज़ार अगर उसकी तनख्वाह है या 20 हज़ार है तो वो किस तरह तालीम में अपने बच्चों को भी आगे लेके जाएगा और अपने घर का सरकार भी जो है वो चलाएगा। मैडम, मैं रोही की वसातत से ये कहूँगा कि जो हमारे गवर्नमेंट सेक्टर में, चाहे स्कूल विंग में, चाहे कॉलेज विंग में, चाहे यूनिवर्सिटीज विंग के अंदर जो पढ़ा रहा है ना, उसको कंपल्सरी करें कि उसके बच्चे और बच्चियाँ गवर्नमेंट इदारों में पढ़ें। मैं देखता हूँ कैसे नहीं इम्प्रूव करेंगे वो, ठीक है ना। वो अपने बच्चे और बच्चियों को तो प्राइवेट इदारों में पढ़ा रहे होते हैं और खुद सरकारी इसमें। आप किसी प्राइवेट सेक्टर के टीचर को कह दें आपको गवर्नमेंट जॉब मिल रही है, वो फौरी तौर पे अच्छा पैकेज भी छोड़ के गवर्नमेंट की तरफ मूव कर जाएगा। हमारा सितम ज़रीफ़ी यही है कि हम जिस इदारे में पढ़ रहे हैं अपने बच्चों को वहाँ नहीं पढ़ाते। अगर हम अपने बच्चों को भी वहाँ पे पढ़ाएंगे ना, हमारी एजुकेशन इंप्रूव हो सकती है। ये जो माफिया है हम इसको ऊपर गिरफ्त कर सकते हैं। इससे पहले तो ये नहीं थे इदारे, इससे पहले कितने जीनियस लोग गुजरे। क्या मुझे आप बता दें कि 10 साल के बाद कोई ऐसा काबिल जिक्र साइंसदान? यही तो बात है हमारे यहाँ से। अच्छा, अभी लोग जो मूव कर रहे हैं, हम यहाँ से कहते हैं कि हमारी जो नौजवान नस्ल है बहुत सारे लोग यहाँ से मूव कर गए। अभी जो हमारी मुल्क की सूरत हाल भी बनी हुई है, यहाँ से भी काफ़ी लोग यहाँ से मूव कर गए हैं हमारे। अगर हाँ अभी अच्छे डॉक्टर्स, अच्छे इंजीनियर्स, अच्छे आपके जो लोग हैं अब वो लोग मौजूद नहीं होंगे तो हमारे मुल्क की क्या सूरत हाल उसमें बदलाव आएगा। चीज़ें हमें बेहतर करने की ज़रूरत है, पर हमारे इदारे इसमें आज तक जो है वो हमेशा नाकाम रहे हैं। माजरत के साथ कभी भी किसी इदारे ने उस तरीके से काम अपना परफॉर्म ही नहीं किया। बहुत लिमिटेड चीज़ों को जो है वो आगे लेकर आते हैं और उसके बाद जो है वो प्रोजेक्ट कभी भी। निसाब की बात हुई कि एक जैसा यकसा निसाब होगा, आपको वो चला तो सही पर उसके ऊपर अभी तक उसके ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं हो सका। वही निसाब चल रहा है, डिफरेंट है आपके। जिस तरह आप निसाब की बात करें गवर्नमेंट में और है, आपका प्राइवेट इदारों में और निसाब चल रहा है। अब तो निसाब एक हो चुका जी। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, निसाब तो अब एक हो चुका। ठीक है जी। अब निसाब को पढ़ाने वाले हम लोग टीचर ही है ना जी। कि उसको अच्छे तरीके से अगर पढ़ाएंगे तो स्टूडेंट को तो मौका मिलना चाहिए ना अपने आप को ग्रूम करने का, अपने आप को बेहतर करने का। अब हमारे जो कॉलर साहब थे, मैं उनका बहुत शुक्रिया अदा करना चाह रहा हूँ। उन्होंने बहुत अच्छी बात की कि हमें टीचर्स को ट्रेन करना होगा। तो अगर हमारे पास अच्छे ट्रेनर्स होंगे, अच्छे टीचर्स होंगे, तो मेरा नहीं ख्याल कि हम एज कौम बहुत पीछे रह जाएंगे, हम बल्कि दुनिया से आगे जा सकते हैं। अगर हमारे स्टूडेंट बाहर जाके एक अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, यानी ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में, यूके में, अमेरिका में, तो इधर क्यों नहीं कर सकते? इधर भी कर सकते हैं, लेकिन उनको मौका मिलने की जरूरत है। इधर मौके ही नहीं दिए जाते। अगर मौके दे दिए जाए तो मेरा नहीं ख्याल, जैसे अब राव साहब फरमा रहे हैं कि हाँ जी कि इधर गवर्नमेंट सेक्टर या प्राइवेट सेक्टर है, टीचर परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन अगर वो प्रॉपर ट्रेन हो, उनको तो एक प्रॉपर मैकेनिज्म चाहिए, उनको प्रॉपर एक जगह चाहिए जहां पे अपने आप को वो अपना परफॉर्मेंस दिखा सके। तो अब वो दिखा रहे हैं, बेशक प्राइवेट सेक्टर हो या गवर्नमेंट सेक्टर हो, ये पीछे नहीं है। दोनों की मेरे ख्याल में तो एक मुकाबला है, दोनों अपनी अपनी परफॉर्मेंस बेहतर करने में आगे चले हुए हैं। सर के साथ ही एक स्कूल है, मेरा बेटा वहां पे पढ़ता रहा, गवर्नमेंट स्कूल है, और उस गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ के वो टॉप कर गया। ठीक है जी। तो इसका मतलब है कि गवर्नमेंट सेक्टर भी बहुत कोशिश कर रहा है। नहीं, हम ये नहीं कहते, लेकिन हमारी जो बेसिक चीज़ें हैं, अगर हमने दुनिया में पूरे तरीके से उस तरीके से मुकाबला करना है तो फिर हमें इन चीज़ों को सामने रखना होगा जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, टीचर्स और स्टूडेंट्स का बीच में अब पहले जो एक कहते हैं ना बड़ा गहरा ताल्लुक है आपस में स्टूडेंट्स और टीचर्स का, बट अब हम देखते हैं कम्युनिकेशन गैप आ गया है। अब टीचर्स के साथ स्टूडेंट्स का वो रवैया वो नहीं है। आप उस तरीके से टीचर्स आते हैं जैसे आपने अपना लेक्चर दिया, किसी को समझ आया या नहीं आया, ओके फाइन, ओके चलेगा। मैं आपसे इख्तिलाफ करूंगा इस हवाले से कि अभी भी टीचर और स्टूडेंट का बड़ा गहरा ताल्लुक है।
ठीक है हमारे मामलात इधर जा रहे हैं, अभी भी गहरा ताल्लुक है। जो स्टूडेंट और टीचर का ताल्लुक है वो एक रिस्पेक्ट की बेस पे है, और अल्हम्दुलिल्लाह वो तो बहुत जरूरी है, उसके बगैर तो काम ही नहीं चल सकता। जैसे हमारा पेरेंट्स का और अपने बच्चों का ताल्लुक है, इसी तरह हमारे पेरेंट्स और स्टूडेंट का ताल्लुक है। ये एक ट्राइएंगल है बेसिकली, एक तरफ पेरेंट्स है, एक तरफ स्टूडेंट्स हैं और एक तरफ टीचर्स हैं। मैं ये कहता हूँ इन तीनों का एक बहुत अच्छा ताल्लुक होना चाहिए, ताकि वो बच्चे की नफ्सियात को समझे और उसको एक अच्छे तरीके से ग्रूम करें। अब ये वक्त है ग्रूमिंग का। अगर हम बच्चों को सही ग्रूम करना चाहते हैं तो हमें आपस में एक अच्छा लाइजन डेवलप करना होगा, ताकि हमारे बच्चे आने वाली जो पोजीशन है उसको बेहतर कर सके, आने वाले वक्त की जो ज़रूरियात है उसको बेहतर कर सकें। देखें इस वक्त जो एज है वो डिजिटलाइजेशन की एज है, ठीक है जी। इसमें हमें अपने आप को ग्रूम करना होगा डिजिटलाइजेशन के साथ। अभी तो हम बहुत पीछे हैं अगर इस पर बात टेक्नोलॉजी हाँ जी, टेक्नोलॉजी की बात है तो हमें अपने आप को ग्रूम करना होगा। मैंने ऐसे ऐसे घर भी देखे जहाँ पे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बहुत ज्यादा, बच्चों को कह दिया गया बेटा यू आर फ्री टू यूटिलाइज योर स्किल्स, एंड नाउ दे आर ग्रूमिंग, नाउ दे आर वर्किंग इवन ऑन डिफरेंट forums like on eBay, Amazon, and they are earning a lot. ठीक है ना, जो लाखों में अर्न कर रहे हैं। देखिए आज मैं जो समझता हूँ कि हमारे बच्चों की जो पोजीशन है कि वो बेरोजगारी, कोई बेरोजगारी नहीं है। अगर सिर्फ वो 2 स्किल अपने अंदर ले आए, एक अपने आप को एजुकेशन में बेहतर करके, एक वो तो बेस है, 2 स्किल कौन कौन सी, कंप्यूटर में अपने आप को माहिर कर लें और अपनी स्पोकन इंग्लिश बेहतर करने में मैं कहता हूँ बहुत अच्छे चांसेस हैं, हम लाखों में कमा सकते हैं। और हमारी कौम के अंदर वो टैलेंट है जो कहीं और नहीं है। इस पूरे रीजन या इस पूरे पाकिस्तान में माशाल्लाह बहुत अच्छा टैलेंट है। हमारे बच्चों को प्रॉपर ट्रेनिंग की जरूरत है, सिर्फ ट्रेनिंग की जरूरत है बच्चों को भी और साथ साथ टीचर्स को भी। अगर ये प्रॉपर मैकेनिज्म डेवलप हो जाए तो हम मेरे ख्याल में दुनिया में बहुत आगे जा सकते हैं। हमने अपना नाम मनवाया है और मनवा भी रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। सर आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में, एजुकेशन सिस्टम को किस तरह बेहतर किया जाए? इसके अंदर मैं ये कहना चाहूंगा कि हम जब तक घर से कहते हैं ना कि सबसे पहले तो माँ की गोद है। बड़ी अच्छी बात की मलक रमजान साहब ने कि ये 3 लोगों का कॉम्बिनेशन, एक टीचर का, स्टूडेंट का और वालिदैन का, ये बहुत अहम रोल होता है। अब हम अपने बच्चों को अच्छे से अच्छे इदारे में पढ़ाने की तो कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन उनके ऊपर कुछ चेक एंड बैलेंस नहीं रखते, जिसकी वजह से हमारा बच्चा बेरारवी का शिकार हो जाता है। मुझे एक बात याद आ गई, मैं गालबन 8th या 9th में था, तो उस वक्त वो ये जो डिजिटल घड़ियाँ चली थी नई नई, और उसमें वो म्यूजिक वगैरह बजता था, तो वो फ्रांस से मेरे भाई लेकर आए, तो वो मैंने घड़ी पहनी हुई, वो सबके लिए नई घड़ी थी, उस पर ना म्यूजिक बज पड़ा। जैसे म्यूजिक बजा, टीचर ने कहा स्टॉप, और स्टॉप करके ना वो क्लास छोड़ के चले गए। हमें बावर कराया कि जो जिस वक्त पढ़ाया जा रहा हो वो लम्हा बड़ा कीमती है। आज मैं बाज़ दफ़ा ये सुनता हूँ अपने बच्चों से कि अगर किसी बच्चे या बच्ची की कॉल आ जाए, वो यूनिवर्सिटी गोइंग बच्चे वो टीचर से इजाज़त लेना भी गवारा नहीं करते, और वो हेलो करते हुए क्लास से बाहर चले जाते हैं। क्लास का पीरियड ख़त्म हो जाता है लेकिन उनकी कॉल चल रही होती है। तो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा वो है। दूसरा, मलिक साहब ने जैसे कहा कि इनके बच्चे ने पोजीशन ली, अब मैंने ख़ास तौर पे मैंने इस चीज़ को उजागर किया कि देखिए हमारा मसला क्या है कि प्राइवेट इदारे के अंदर अगर कोई एक पोजीशन आ जाए तो वो उसको कैश कराते हैं, उसकी पब्लिसिटी करते हैं, सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा उसको आउट करते हैं कि देखिए जी हमारी ये पोजीशन आ गई। तो हमारे जो गवर्नमेंट के इदारे होते हैं, अगर उसमें बच्चों के अच्छे नंबर आ रहे होते हैं, वो खामोशी इख्तियार करते हैं। तो मैंने इस सिलसिले के अंदर सेक्रेटरी एजुकेशन से लेके सीईओ एजुकेशन, डीओ सबसे बात की कि देखें हम कैसे मोटिवेट करेंगे कौम को कि इस तरफ आए। आप किताबें तो दे सकते हैं, फ्री पढ़ा तो सकते हैं, लेकिन इस तरफ लाने के लिए उनको कैसे मोटिवेट करेंगे? हमारे ऊपर जो प्राइवेट इदारे बन चुके हैं वो एक अच्छी वो दे रहे हैं, एजुकेशन दे रहे हैं, कंपटीशन है। तालीम के साथ हम यही बात करूंगी कि बिजनेस एक किस्म का उनके लिए है कि आपने पैसा कैसे कमाना है। अच्छा, अपने तालीम। अच्छा, इस पे मजीद हम बात करते हैं। नाज़रीन अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, रोही एयरटेल में आपको खुश आमदीद कहते हैं और चलते हैं अपने सेगमेंट की तरफ, हेल्थ टिप। अच्छा जी, आज हम बात करने जा रहे हैं सूरजमुखी के बीज पर।
आपको पता है कि सूरजमुखी के जो बीज हैं उनमें भी बहुत ग़िज़ाइयत है। हमेशा मैं एक बात करती हूँ कि अल्लाह ताला ने हमें बेशुमार नेमतों और रहमतों से नवाजा हुआ है और बहुत सारी चीज़ों में हमारे फ़वाइद हैं जो कि हम चीज़ों को देखते हैं, फलों को देखते हैं तो उनमें बहुत ज़्यादा ग़िज़ाइयत होती है। आज सूरजमुखी के हवाले से उनके बीजों के हवाले से बात करूँगी कि इसमें क्या क्या पाया जाता है। तो इसमें पोटाशियम की वाफिर मकदार पाई जाती है और इसके साथ साथ इसमें सोडियम का जो तवाज़ुन है वो आपके लिए जिस्म में जो है उसको बरकरार रखने में मदद देता है। दिल के लिए बहुत ज़्यादा, इस टाइम हम देख रहे हैं बहुत ज़्यादा दिल के अमराज बढ़ रहे हैं। उसके लिए हम अगर देसी चीज़ों की तरफ जाएं जो ऑर्गेनिक हैं वो आपकी चीज़ें जो है वो आपकी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। एक तो आपके दिल के पट्टों को मजबूत करने में मदद देता है और इसके साथ साथ आपकी जो कोलेस्ट्रॉल है उसको भी हल करने में मदद देता है। इसमें प्रोटीन, फास्फोरस और आयरन जो है उसकी कमी को पूरा करने में जो है ये मदद देते हैं। अभी सूरजमुखी के हवाले से हमारे यहाँ जो है वो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम भी किया जा रहा है, काश्त भी की जा रही है और इसका जो तेल है वो भी हमारी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। ये थी हेल्थ टिप्स में थोड़ा सा सूरजमुखी के बीज के हवाले से आपसे बात करना चाह रही थी और इसके साथ साथ चलते हैं वापस अपने टॉपिक की तरफ। जो हमारा टॉपिक चल रहा था कि आइल्स के हवाले से अगर हम बात करें तो स्पेशली ये कहा जाता है कि अगर आपने बाहर जाना है तो उसके लिए ही आइल्स आपको ज़रूरी है, अदरवाइज आइल्स करना कोई इतना खास नहीं है। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? जी नहीं, आइल्स बहुत ज़रूरी है। आइल्स बेसिकली कम्बिनेशन है 4 स्किल्स का, ठीक है, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। अगर आप अपनी इन 4 स्किल्स को बेहतर करना चाहते हैं तो बेशक एग्जाम ना दें। एग्जाम कंडक्ट करता है ब्रिटिश काउंसिल और आईडीपी। आप एग्जाम ना दें, बेशक अपने स्किल्स को तो बेहतर करें जो कि आज की जरूरत है, जो कि आज की जरूरत है, हर स्टूडेंट की जरूरत है। ठीक है जी, विदाउट एनी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, ये हर एक की जरूरत है, मेरी जरूरत है, आपकी जरूरत है, हर एक की जरूरत है। इसमें आना चाहिए, हर स्टूडेंट को अपने आप को ग्रूम करना चाहिए। ये बेसिकली लैंग्वेज की इंप्रूवमेंट है। ठीक है, आजकल तो और भी टेस्ट आ गए हैं, जैसे पीटीई है, पियर्सन टेस्ट ऑफ इंग्लिश है, वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। ठीक है, ठीक है ना जी। और इसके अलावा 2-4 और है, डुओलिंगो है, ऑक्सफोर्ड है, वो भी आप अगर बाहर जाना चाहें तो आप उसको कर सकते हैं। लेकिन जो बेस है वो फिर वहीं आती है बात कि आपकी इंग्लिश अच्छी हो। अगर आपकी 4 स्किल्स अच्छी हैं, चारों, यानी रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग और स्पीकिंग, फिर आप इजीली कर सकते हैं अपने आप को। उसके लिए पहले क्या आइल्स का आप समझते हैं कि पहले स्पोकन इंग्लिश का कोर्स करना चाहिए, देन आपको आइल्स की तरफ आना चाहिए? अच्छा, बहुत सारे लोगों को यही कहते हैं ना, अच्छा पहले आप इंग्लिश का करके आए फिर आप आइल्स की तरफ आए। जी जी, ये एक मेरे नज़दीक गलत कंसेप्ट पाया जाता है जी। पहले आप स्पोकन इंग्लिश करें, उसके बाद आइल्स की तरफ आए। ये स्पोकन इंग्लिश ही उसके अंदर एक मॉड्यूल शामिल है जिसको हम स्पीकिंग बोलते हैं। वही स्पीकिंग की आपकी कैपेबिलिटी को एवेल्युएट किया जाता है, आपकी स्पीकिंग की पोजीशन को जांचा जाता है कि आर यू एक्सपर्ट इन स्पीकिंग, आर यू फ्लुएंट और नॉट, whether you are confident or not, how much vocab do you have, means you are good in your lexical resource or not. It's basic need of the day. You have to improve yourself. Basically ये तो इंग्लिश है, चारों स्किल्स हैं। लेकिन हमारे यहाँ जो आज कंसेप्ट है वो क्यों कहा जाता है, आपकी बात को मैं फॉलो करता हूँ कि पहले आप जाएं जी स्पोकन इंग्लिश करके। हाँ। अगर हम देखें तो हमारे जो स्कूल एजुकेशन है, कॉलेज है, यूनिवर्सिटी एजुकेशन, वहां पे सिर्फ 2 स्किल्स को प्रमोट किया जा रहा है। वो कौन कौन सी है? रीडिंग और राइटिंग, जो कि लिसनिंग और स्पीकिंग बेसिक 2 स्किल्स हैं, उनको तो बिल्कुल प्रमोट ही नहीं किया जा रहा। ठीक है ना जी, उनको इग्नोर किया जा रहा है। तो यही वजह है कि हम लोग मुख्तलिफ फोरम पे अपने आप को नाकाम देखते हैं। फिर हम कहते हैं जी मेरी क्वालिफिकेशन तो इतनी हाई है, मेरे साथ ये हो गया। कुछ नहीं हुआ भाई, आपको अपनी जो 2 बेसिक स्किल्स हैं उनको बेहतर करना होगा और ये ज्यादा टाइम नहीं लेती। अगर आप अच्छे हैं, वो चीजें सारी आपकी माइंड में, कॉग्निटिव एबिलिटीज में आपकी पड़ी हैं सारी। अच्छा, आइल्स के लिए कितना टाइम चाहिए होता है उसके? मैक्सिमम अगर आप अच्छे स्टूडेंट हैं तो 1 हफ्ता में कर सकते हैं, 3 दिन में कर सकते हैं, ठीक है, 15 दिन में कर सकते हैं, महीना में कर सकते हैं, 2 महीने में कर सकते हैं। आइल्स तो एक आपका टोकन है, आपका लाइफ टाइम अचीवमेंट है। बेसिकली ये 2 साल के लिए वैलिड होता है, लेकिन आपकी इंग्लिश तो चलती रहती है। हम इस इन्वायरमेंट पे आ चुके हैं कि अपने आप को ग्रूम करना है, अपनी इंग्लिश को बेहतर करना है, और अगर बेहतर नहीं करेंगे तो हम दूसरों से पीछे रह जाएंगे। आज अगर आप देखें तो हम क्यों पीछे हैं, सिर्फ उसकी वजह यही है कि हम सिर्फ ना अपने आप को इम्प्रूव करते हैं, ना हम अपने आप को उस माहौल में लेके आते हैं। हमें इसके लिए ना माहौल चाहिए, अपना ओवरऑल इन्वायरमेंट हमें बदलना पड़ेगा। हमें अपने दोस्तों को इस लाइन पे लाना पड़ेगा कि हाँ जी, हमने अपनी कम्युनिकेशन बेहतर करनी है, हमने अपनी ग्रूमिंग की तरफ जाना है, बेहतरी की तरफ जाना है। आज अगर हम देखें तो दुनिया ग्लोबल विलेज है, सिर्फ इंग्लिश ही एक ऐसा टूल है जिससे हम पूरी दुनिया में अपनी कम्युनिकेशन कर सकते हैं।
अपनी बात को मनवा सकते हैं। हाँ, इंग्लिश के बाद चाइनीज है, ठीक है जी, वो भी इंटरनेशनल लैंग्वेज है इस वक्त, लेकिन इंग्लिश फिर भी डोमिनेटिंग एलिमेंट है, हमारे पास डोमिनेटिंग लैंग्वेज है, ठीक है जी। तो इसको हमें बेहतर आप करना। किसी भी मुल्क में जाते हैं तो जाहिर सी बात है इंग्लिश हाँ, आपका एक इंग्लिश जरूरी है कंपल्सरी, कि बेशक आपको आप कोई दुबई और चले ज़बान जाएं। नहीं भी आती तो हाँ, आप तो इंग्लिश में अपनी चीज़ों को बेहतर कर बेहतर सकते कर हैं। दें तो आप वहां पे अच्छी सर्वाइवल ले सकते हैं, ठीक है जी। ये आपकी बेसिक स्किल है, जैसे आपको जरूरत है अच्छे ड्रेस की, ठीक है, अच्छी खुराक की, इसी तरह इंग्लिश की भी जरूरत है। जो बच्चा ये समझ लेता है कि मैंने अपने आप को ग्रूम करना है, मैंने अपने आप को बेहतर करना है, तो वो सिर्फ लिसनिंग और स्पीकिंग पे जोर देता है, सिर्फ महीना डेढ़ के लिए एक अच्छे एनवायरनमेंट पे आ जाए, वो अपने आप को बेहतर कर लेता है। सही जी सर, मुआशरती बदलाव जो है वो कितना ज़रूरी है इस टाइम जो हालात हैं? इसमें बहुत ज़्यादा, जैसे मैंने अभी आपसे पहले भी गुजारिश की कि हम लोग सब जिम्मेवार हैं, इसमें पॉलिटिकल लोग भी, समाजी भी, सब लोग जो हमारे माशरे में बिगाड़ बनता जा रहा है, हम इस तरफ तवज्जो नहीं देते। मैं एक छोटा सा एक पॉलिटिकल वर्कर हूँ या समाजी वर्कर हूँ कि मैंने इसके ऊपर बड़ा काम किया है कि जो हमारी जनरेशन है उसको ना अप्रिशिएट नहीं किया जाता। हमारे यहाँ तकरीबन 8 स्कूल हैं मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर और 2 यूनिवर्सिटीज़ हैं, 2 कॉलेज हैं। तो जब हमारा कोई रिज़ल्ट आता है, मैट्रिक का रिज़ल्ट आता है, 1000 प्लस बच्चे या बच्ची नंबर लेते हैं, हाँ। हम सब बच्चों को बुलाते हैं, पेरेंट्स को बुलाते हैं और उनके एजाज़ में एक फंक्शन करते हैं। उसमें एजुकेशन सेक्टर के लोग को बुलाते हैं सबको और उनके एजाज़ में फंक्शन करते हैं। इसी तरीके से FSC का जब रिज़ल्ट आता है हम उसको भी सेलिब्रेट करते हैं और उसके बाद फिर हमारा मेडिकल का या नॉन मेडिकल का रिज़ल्ट आता है, हम उसको भी वो कर रहे होते हैं टेस्ट के बाद ना। तो उससे ये होता है कि दूसरे बच्चों के अंदर भी एक वो पाई जाती है कि मोटिवेशन के लिए उनके अंदर भी हम एक रूप फूंक देते हैं कि भाई देखें आज ये बच्चा स्टेज पे जाके बैठ सकता है, स्टेज तक जा सकता है, तो आप क्यों नहीं जा सकते। और हम उसके अंदर चीफ गेस्ट के तौर पे जो पिछले हमारे टॉपर बच्चे होते हैं हम उनको स्टेज पे बिठाते हैं। तो इसलिए हमारा एजुकेशन सेक्टर जब तक बेहतर नहीं हो सकता जब तक हम खुद बच्चों पे घर पे तवज्जो नहीं देंगे। हम घर पे बच्चे के ऊपर चेक एंड बैलेंस नहीं रखेंगे, चाहे आप अच्छे से अच्छे इदारे में पढ़ा लें, बच्चा इंप्रूव नहीं करेगा। सबसे पहले आप घर के अंदर चाहे यूनिवर्सिटी गोइंग बच्चा भी है, जब तक आप खुद नहीं उसके ऊपर चेक एंड बैलेंस रखेंगे, इदारे ने तो एक शॉर्ट टाइम के लिए जाना है। तो इसलिए वो उसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम लोग बच्चों की तरफ नहीं तवज्जो दे देते। अब इस वजह से तरबियत का इस टाइम फुकदान है, आपको तालीम भी दी जा रही है, आपको पढ़ाया लिखाया भी जा रहा है, बट तरबियत उस तरीके से नहीं हो रही जिस तरह होनी चाहिए थी। ऐसे ही उसमें हम वालदैन कसूरवार, मैं कहूँगा कि वालदैन सबसे पहले वालदैन कसूरवार है। हमारे यहाँ छोटे बड़े की तमीज़ ख़त्म हो चुकी है। हम डिग्री होल्डर तो बना रहे हैं बच्चों को, लेकिन समाजी तौर पे, दीनी तौर पे वो फुकदान है हमारे यहाँ बच्चों का। पहले हम लोग बड़े को देख के इज़्ज़त एहतराम से पेश आते थे, अब तो वो सिलसिला भी ख़त्म हो चुका है। तो हमारी जनरेशन, मैं इसीलिए कहता हूँ कि हमारी सियासतदान और हमारे समाजी और दीनी लोग सब लोग इसमें गुनाहगार हैं और मुलविस हैं। अगर हमने अपनी जनरेशन की तरफ ख़ास तौर पे तवज्जो न दी और पेरेंट्स भी तवज्जो न दी तो आइंदा आने वाले हालात बहुत मुश्किल हालात होंगे। अच्छा, सियासत के हवाले से भी थोड़ी सी बात करूंगी। जिस तरह इस टाइम सियासी माहौल बन चुका हुआ है, हम सियासत कहते हैं जी ये एक इबादत की तरह होती है, लेकिन अभी तो आप देखते हैं सिर्फ आप एक दूसरे के ऊपर ब्लेमिंग, गाली गलोच और इसके अलावा कुछ भी नहीं चल रहा। तो हमारे जो नौजवान हैं वो तो सियासत की तरफ कभी भी नहीं आएंगे जो इस तरफ जो है देख रहे हैं कि जो रवैया चल रहा है। देखिए, मेरा अपना बेटा कहता है कि बाबा ये जो पॉलिटिकल पर्सन जो होते हैं अच्छे नहीं होते। मैंने कहा बच्चे आपने मुझे देखा है, आपने घर में आँख खोली मुझे देखा है ना। कहते बाहर लोग उनको लाइक नहीं कर रहे होते। हमारे यहाँ मसला यही हो चुका है कि हम लोग उस चीज़ से अवॉइड करना शुरू कर देते हैं, नाकामी की तरफ जाना शुरू कर देते हैं। जब हम ये देखते हैं ना कि ये शोबा, इस शोबे में सारे बुरे नहीं हैं, बहुत अच्छे लोग भी हैं। तो हमारे यहाँ इस वक्त जो है ना टाइम पास करने के लिए हम दूसरे को बुरा कह रहे होते हैं। कोई भी मैंने आज तक कोई जमात देखी है वो आने वाला अपने यहाँ नहीं दिखाएगा वर्किंग के, देखें कि ये मैं काम कर रहा हूँ या ये मैं बेहतर करके दिखा रहा हूँ। जैसे मलक रमज़ान साहब स्किल पावर की बात कर रहे थे, हमारे यहाँ जनरेशन क्या है, तालीम हासिल करने के बाद फुकदान है। हमारे यहाँ डॉक्टर्स डिग्रियाँ लेके फिर रहे, जॉब नहीं है। इंजीनियर्स डिग्रियाँ लेके फिर रहे, जॉब नहीं है। तो अगर हम अपनी जनरेशन को सिर्फ पढ़ाएं शऊर के लिए, सिर्फ उन्हें कहें आपको शऊर के लिए पढ़ाया जा रहा है, बाकी ज़रूरी है कि आपने इस तालीम के ज़रिए आपने नौकरी हासिल करनी है। बिल्कुल, इस पर मज़ीद हम बात करते हैं। नाज़रीन, अभी हमने जाना ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक नाजरीन, रोही एयरटेल में आपको खुश आमदीद करना है। अच्छा, आपके प्रोजेक्ट्स के हवाले से भी बात करेंगे कि इस टाइम आपके क्या क्या प्रोजेक्ट्स जो हैं वो उस पर आप काम कर रहे हैं। देखिए, मैंने हेल्थ पे काम किया है, मैंने साफ पानी पे काम किया है, मैंने एजुकेशन सेक्टर पे काम किया है। अभी जो डिजास्टर आया है, फ्लड आया है, उस फ्लड के ऊपर हमने बहुत ज़्यादा काम किया। मैं इस चीज़ के खिलाफ था, गवर्नमेंट के भी या दीगर लोगों के भी, कि आप 1500 लोगों को फैज़ याब ना करें, आप 5 लोगों को फैज़ याब करते हैं, उनकी दहलीज तक पहुंचे, लाइनें ना बनाएं। अब एक लाइन में 10 लोग एक ही खानदान के भी हो सकते हैं, और हो सकता है डिजर्विंग पर्सन उस वक्त मौजूद ही ना हो। मैंने 10-10 घंटे किश्तियों में सफ़र किया है और गिरे हुए घरों तक पहुंचा हूं। मेरे डॉक्टर्स की टीम अपनी साथ होती थी, राशन साथ होता था, सामान सारी चीज़ें साथ होती थी, हम घर तक पहुंचते थे। मैं कहता था कि किसी एक खानदान को आपके लिए एजाज है, इतना तो दे दो, कम से कम 1-2 महीने तो सरवाइव करे। फिर मैंने उस माहौल में देखा है, रुझान, फाजिलपुर, राजनपुर, तौंसा, उस मुजाफात देखे कि जो लोगों वहाँ पे नुकसान हुआ इतना ज़्यादा। तो मैं सोचने लगा कि अगर इनसे किताब छीन ली गई है, जो कि अब ज़ाहिर है छीन ली गई है, एक मुश्किल दौर है, अब महंगाई का दौर है, और ये सैलाब ने उनका सारा कुछ नुकसान कर दिया है। अगर इनसे कलम छीन लिया जाएगा तो इन्होंने बंदूक उठानी है, ये छोटो गैंग बनेंगे, ये कोई ना कोई ऐसी हरकतें ज़रूर करेंगे। तो इसमें हमें ज़रूर काम करना चाहिए। मोटिवेशन के लिए एक बंदा करता है ना, जैसे अब्दुल इदी साहब एक करते थे। हम बाज़ दफ़ा ये कह रहे होते हैं कि जी मेरे साथ कोई शामिल नहीं होता, आप चल पड़ें, एक के लिए चल पड़ें, एक के लिए कोशिश कर लें। ज़रूरी कि हमने पूरे माशरे को सुधार देना है, किसी एक के लिए कोशिश करें। सबसे पहले आप अपने बच्चों के लिए कोशिश करें कि आप उनकी अच्छी ट्रेनिंग करें, फिर बाहर के बच्चों के लिए ट्रेनिंग की कोशिश करें। जो हमारा एक मजहब में मैकेनिज्म है कि आपको देना होगा, हमें माहौल देना होगा घर से बाहर। तो उसके ऊपर फिर मैंने सोचा कि इस जो गरीब तबके का बच्चा है, ये तो तालीम छोड़ देगा, इसके लिए क्या करना चाहिए। सोचने के बाद मैंने उनके एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया। 5 रुपए में रोटी, 20 रुपए में हमा किस्म का सालन, 30 रुपए के अंदर मुर्ग पुलाव, ये 3 चीज़ें मैंने प्रोजेक्ट में लॉन्च कर दी। वो 5 रुपए पे करता है, बाकी पैसे मैं खुद पे करता हूँ, और 20 रुपए सालन के पे करता है, बाकी पैसे मैं पे करता हूँ। कार्ड बना देते हैं उनको, और वो बच्चे फैज़याब हो रहे हैं। तो मेरे कदम उठाने का मकसद ये था कि अगर हमने इस वक्त इन बच्चों को जो सैलाबजदान इलाके से हैं, अगर हमने इनको सहारा ना दिया ना, तो ये ज़रूर कोई ना कोई गैंग बनेगा, हमारे मुआशरे में नक्शे अमन का सबब बनेगा। तो क्योंकि जिस तरह बेरोजगारी है इस टाइम, हमारी महंगाई है, बहुत सारी चीजें। अच्छा मैम, मैंने इसके ऊपर भी काम किया है। जो स्किल पावर की बात कर रहे हैं, तो मेरे पास पढ़े लिखे बच्चे आते हैं, मैं उनको कहता हूँ देखें, तालीम आपने शऊर के लिए हासिल की। मेरे बच्चे तो नहीं कर रहे अपना नौकरी, मेरे बच्चे भी मास्टर डिग्री होल्डर्स हैं और टॉपर बच्चे हैं मेरे सारे। तो लिहाजा मैंने तो उनको एक मोटिवेट किया था, आप पढ़ें, शऊर के लिए पढ़ें, आप काम करें, मोबाइल एसेसरीज सेल करें, सब्जी सेल कर लें, फ्रूट सेल कर लें, मैं आपको सामान लेके दूंगा। अब हमारे पास बहुत सारे ऐसे लोग आए जो स्टूडेंट तबका था, मैंने उनको कार्ड बना के बिजनेस की तरफ मतलब आप जी जा सकते। मैंने उनको कार्ड बना के दिया, इसलिए कि वो तालीम उनका वो हासिल कर रहे हैं, उनके पास टाइम नहीं है, वो फैज़याब होंगे। जो दीगर लोग थे उन्होंने मुझे अप्लाई किया कि जी आप हमें भी कार्ड बना के दे दें इसका। मैं कह नथिंग, आपको कार्ड नहीं दूंगा बना के, आप काम करें। ये आप मुल्क से बाहर जाते हैं, क्या वहाँ आपको गवर्नर लगा देते हैं, या आपको वहाँ पे प्रोफेसर बना देंगे, या आपको वो वहाँ पे भी हमने ये लेबर का काम करना होता है, तो हम यहाँ क्यों नहीं कर सकते? कौन सी ऐसी शर्मिंदगी वाली बात है? तो अपने ऊपर से ये चीज़ हटानी होगी। मैंने कहा मैं आपको रेडी लगाएं, पहली दफ़ा सामान मैं लेके दूंगा। मैं एक्सपेरिमेंट के लिए एक बच्चे को 3 किलो फ्लूटर और 2 किलो अमरूद लेके उसे कहा कि ये मुझे आज सेल करके बताना कितने के सेल हुए और टाइम भी बताना। उसने मुझे 12 बजे आके बताया कि मैंने 3400 रुपए के वो सेल कर दिए। अब वो मुझे पता था क्योंकि मैंने फ़ोन किया था, वो मैंने सामान लेके दिया था, वो 2000 का सामान आया था और 12 बजे उसने 1400 रुपये प्रॉफिट कमा लिया, जिसमें 70 रुपए के शॉपर भी शामिल थे। तो मैं ये सोचने लगा कि एक रेडी वाला अगर ईमानदारी से काम करे तो 3000 तो कम से कम वो कमा सकता है। और हमारे मकसद है कि ये एक हैंडसम अमाउंट है, तो उसे मैंने कहा कि लें अब ये बाकी 10,000, कल से आप ज़्यादा सामान लेके आएँ और सेल करें। तो इस तरीके से हमने रेडियाँ लगवा दी, बच्चों को मोबाइल एसेसरीज की तरफ लगा दिए, क्योंकि हमारी जनरेशन आजकल क्योंकि सोशल मीडिया और मोबाइल में बहुत ज़्यादा है कि लें आप ये एसेसरीज सेल करें। हम बिजनेस माइंड, ये तो हम हमेशा कहते हैं कि आपने अपने बच्चों को जो एक्टिविटीज़ की तरफ लाना है, मायूसी की तरफ नहीं जाने देना, क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं कि डिप्रेशन, एंजाइटी, साइकोलॉजिकल इश्यूज जो हैं वो हमारे यहाँ बहुत बढ़ रहे हैं। फिर अदम बर्दाश्त,
ये चीज़ें भी परवान चढ़ रही हैं। तो इन चीज़ों को ख़त्म करना है तो हम अपनी हेल्दी एक्टिविटीज़ की तरफ हमें आना पड़ेगा। और फिर आपने जिस तरह बात की ना कि हम बाहर के मुल्कों में जाकर हमारे नौजवान वहाँ पर कमा सकते हैं, तो वो यहाँ पर भी कमा सकते हैं। और हम बात करते हैं नौजवान, हमारे यहाँ पर पाकिस्तान में माशाल्लाह नौजवानों की बहुत तादाद है, बहुत ज़्यादा तादाद है, और वो माशाल्लाह पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हाँ। वो हमारी आगे आ रहे हैं। हम मकसद माइंड ना कीजिए, हमारी गवर्नमेंट, कोई भी गवर्नमेंट आई ना, उसने कभी भी नहीं चाहा कि हमारी आवाम सरवाइव करे। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट्स प्रोग्राम चला, मंथली लोगों को पैसे मिलते थे। उसके बाद उस टाइम के बाद नवाज शरीफ की हुकूमत, नवाज शरीफ के बाद इमरान खान साहब की, मैंने दोनों गवर्नमेंट को बार बार लेटर लिखा कि कौम को भिखारी ना बनाए। आप ये जो मंथली दे रहे हैं ना, ये किस तिमाही करते हैं, 3 माह के इकट्ठे पैसे करते हैं। इन्हें कहें कि कोई मशीन लें, इन्हें कहें कोई ना कोई कारोबार करें, कोई ना कोई सिलसिला करें, आप सर्वाइव कर सकते हैं। तो उनको इस तरफ लेके आया, और बार बार मैं लिखता रहा कि आप 3 माह का या 6 माह का इनको इकट्ठे दे दें पैसे, हम क्यों इनको भिखारी बनाएं। आप जनाब लोगों को ये तो कह सकते हैं जनाब हम सस्ती रोटी, आप उनके लिए रोजगार के मौके क्यों नहीं फराहम करते। आप सस्ती रोटी तो दे सकते हैं, आप मुसाफिर खाने खोल सकते हैं, आप उनको रोजगार के मौके क्यों नहीं दे रहे। मैं ग्रास रूट लेवल पे हूँ, मैं जब उनको रेडियो की तरफ, मोबाइल एसेसरीज की तरफ, दीगर काम की तरफ ला सकता हूँ, दीगर क्यों लोग क्यों नहीं ला सकते। हमारे पास बेवाएं आई हैं, तो वो वही बात आ गई ना कि आप जितना लोगों को मौका देंगे रोजगार के हवाले से, उतनी ही हमारे मुआशरे में बेहतरी आएगी। अच्छा, जिस तरह आर्ट्स के हवाले से भी आप क्या, जो हमारे नौजवान हैं जो देखना चाह, उनको क्या कहेंगे कि किस तरह वो इसमें शामिल हो सकते हैं, क्या तरीक़ेकार है, ये थोड़ा सा बताइए। जी, मैं आपको आपके हवाले से, रोही टीवी के हवाले से बताना चाहूँगा। बड़ा आसान तरीका है। अगर उनके पास इस वक्त मोबाइल फ़ोन है तो मोबाइल फ़ोन में 2-3 फोरम्स मौजूद हैं, वो वहाँ पे जाएं, अपना सर्च करें, गूगल पे चले जाएं, आर्ट्स की रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग और स्पीकिंग दी हुई है, उसको सर्च करें और अपने आप को इम्प्रूव करें। या यूट्यूब पे भी ये सारा मवाद अवेलेबल है। आज तो घर घर में ये चीज़ें हैं, तो वहाँ से वो अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। सिर्फ हमें क्या है, अपना गोल सेट करने की जरूरत है। वी हैव टू सेट आवर गोल्स, वी शुड बी गोल ओरिएंटेड वन। इन दिस वे वी कैन अर्न अ लॉट, वी कैन लर्न अ लॉट। ठीक है जी, हमें सिर्फ अपना मकसद सेट करना है। हम सिर्फ महीना, 1.5-2 के अंदर अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं, अगर करना चाहें तो। ये हमारा अपने ऊपर है। हाँ जी, अगर वहाँ पे नहीं तो मुख्तलिफ इदारे हैं हर शहर में, लाहौर में, इस्लामाबाद में, कराची में, मुल्तान में भी बहुत अच्छे इदारे हैं। ठीक है, वो भी जो है उस पे जी जी, वो बेशक अगर हमारे पास आना चाहते हैं तो हम उनको ट्रेन कर देंगे। इस वक्त भी मैम आपको ये बताना चाहूंगा, मेरे पास एक कॉल आई, सर हमें 5 लोगों की जरूरत है, बट दे शुड बी एक्सपर्ट इन स्पीकिंग, दे शुड हैव गुड एक्सेंट, प्रॉपर एक्सेंट। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आप हमारे शो का हिस्सा बने। राव साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। और इसके साथ ही नाज़रीन, आज का शो यहीं पे खत्म हुआ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह जिंदगी ने साथ दिया तो सुबह आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।